हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल सभी लोगों के। दिस इज गोविंद ठाकुर, वेलकम यू ऑल। आई एम योर एसएसटी ट्यूटर एंड टुडे वी आर जस्ट गोइंग टू रीड अ वंडरफुल चैप्टर, दैट इज फर्स्ट चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो विदाउट गेटिंग लेट, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट की प्यारे बच्चों क्लास यहाँ पर आज बहुत जबरदस्त होने वाली है। दो चीजों के कॉम्बिनेशन से हम पूरे के पूरे चैप्टर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पहला टर्म है रिसोर्स एंड सेकंड टर्म है डेवलपमेंट। देखो, सबसे पहले फर्स्ट लेट इट अंडरस्टैंड कि रिसोर्स क्या होता है। रिसोर्स प्यारे बच्चों वो हर चीज है, रिसोर्स हर वो चीज है जो हमारे दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करे, डे टू डे लाइफ में हमारी जो नीड्स हैं उनको सेटिस्फाई करे। सपोज करो, अगर मैंने टी शर्ट पहन रखी है तो कपड़ा मेरी नीड है। मैं खाना घर से लेके आता हूं क्योंकि मुझे लंच करना होता है, तो वो मेरी नीड है। अगर मान लीजिए मैंने माइक लगा रखा है क्योंकि मुझे पढ़ाने की जरूरत है, मेरा प्रोफेशन है पढ़ाना, तो मेरा प्रोफेशन कंप्लीट करने के लिए इस माइक की, इस डिजिटल बोर्ड की, इस मार्कर की सबकी जरूरत है। तो वो हर चीज जो आपके प्यारे बच्चों सराउंडिंग्स में है, जो आपकी जरूरत को पूरी कर रही है, वो रिसोर्स हो सकता है। इज दिस क्लियर? और प्यारे बच्चों, सेकंड टर्म है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब क्या है? लगातार हो रही प्रोग्रेस को ही डेवलपमेंट कहते हैं। सपोज करिए, जैसे आपको याद होगा, अभी जैसे मान लीजिए आप क्लास 10th में हैं और अभी आपको, कुछ बच्चों को साइकिल का बड़ा शौक होता है जब हम छोटे होते हैं, पर जैसे ही हम क्लास 10th 11th 12th में आते हैं तो फिर हमें साइकिल गंदी सी लगने लगती है। यार वी फील शेम, जब हम साइकिल पे जाएंगे तो क्या बोलेंगे दोस्त, है ना। और बट अब इस समय पे कौन सी नीड है हमारी? बाइक की। तो पहले साइकिल से बाइक का आना, ये क्या है? डेवलपमेंट। और बाइक से फिर कार का आना, जब आप कहीं पे पढ़ लिख के अच्छे तरीके से सेटल हो जाएंगे तो वो क्या है? डेवलपमेंट। ऐसे ही आप देखते जाइए, फादर के समय पर जो नहीं था वो आपके समय पर है, और आपके समय पे जो है आगने वाली पीढ़ी वाले समय पर भी बहुत कुछ और एक्स्ट्रा होने वाला है। ये सब प्यारे बच्चों डेवलपमेंट है। एआई, चैट जीपीटी जानते हैं ना? क्या पहले चैट जीपीटी था? नहीं था, गूगल था। तो गूगल से चैट जीपीटी का सफर क्या है प्यारे बच्चों? डेवलपमेंट। बात क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर रिसोर्स का एक डेफिनेशन दे रखा है यहां पर कि रिसोर्स क्या है। रिसोर्स इज एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट। तो प्यारे बच्चों, हर चीज हमें देता कौन है? इन्वायरमेंट, नेचर देता है। विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स, कॉल्ड रिसोर्स। हमारी जो नीड्स हैं, अगर उनको सेटिस्फाई कर रहे हैं प्यारे बच्चों, जो चीज है जो हमारे नेचर में अवेलेबल है, इन्वायरमेंट में, वही रिसोर्स कहलाती हैं। और ये रिसोर्स इन तीन चीजों के बिना प्यारे बच्चों अधूरा है, इसको हमेशा ध्यान रखेंगे। रिसोर्सेज शुड बी टेक्नोलॉजिकली एसेसेबल, इकोनॉमिकली फिजिबल, एंड थर्ड वन कल्चरली एक्सेप्टेबल। अब यहां पर देखते हैं कि इकोनॉमिकली, सबसे पहले टेक्नोलॉजिकली एसेसेबल का मतलब क्या है। मान लीजिए आपके घर के नीचे काफी सारा सोना दबा हुआ है और बहुत बड़े अमाउंट में है, पर आप उसको निकाल ही नहीं पा रहे क्योंकि उसको निकालने के लिए टेक्नोलॉजी की जरूरत है, मशीनों की जरूरत है। अगर वो मशीन आपके पास नहीं है तो भी रिसोर्स का कोई मतलब नहीं है, वो तो वेस्ट है आपके लिए, राइट। दूसरा, इकोनॉमिकली फिजिबल। अब मान लीजिए आपको किसी एक चीज की जरूरत है। अब मान लो हमारे यहाँ फूड इजीली अवेलेबल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी पीडीएस सिस्टम के थ्रू हम लोगों को राशन भी देती है। अब मान लो अनाज इतना महंगा हो जाए, फ्रेंच रिवॉल्यूशन की हम बात करेंगे ना, हिस्ट्री जब पढ़ेंगे, तो अनाज इतना महंगा हो गया वहां पर कि जो लोग थे, जो प्यारे बच्चों थर्ड स्टेट्स के लोग थे, वो उसको खरीद ही नहीं पा रहे थे। तो क्यों? क्योंकि उनके लिए वो इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं है, महंगा है। तीसरा, कल्चरली एक्सेप्टेबल। कल्चरली एक्सेप्टेबल का मान लो कुछ लोग फ्लैश खाते हैं, फ्लैश का मतलब मीट की बात कर रहा हूं मैं। अब मान लीजिए वो मुर्गा खा सकते हैं ना, और कुछ भी, मतलब समझ लीजिए। अब यहां पर मान लो अब वो बीफ तो नहीं खा सकते ना, गाय का मांस, क्योंकि गाय का मांस भारत में गाय को माता माना जाता है, तो बीफ कैसे खा लेंगे भाई? बोलो, बात क्लियर है? इसके ऊपर तो दंगे हो जाएंगे। बोलो, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? मैकडी ने एक बार क्या किया, इंडिया में जब मैकडी लॉन्च हुआ तो उसने बीफ बर्गर दिया, क्योंकि उसका बीफ बर्गर पूरे वर्ल्ड में फेमस है। इंडिया में बीफ दिया, देखा कि भाई सब दुकान ही नहीं चल रही मैकडी वाली, जितनी भी खुली हैं पूरे भारत के अंदर। उसने स्टडी किया, फिर उसको लगा यार ये तो गलत हो गया, फिर उसने वेजिटेबल बर्गर लॉन्च किया। बोलो, बात समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर बीफ बर्गर कल्चरली एक्सेप्टेबल नहीं है। भले ही रिसोर्स है, चाहिए, नीड है, भूख लग रही है, खा सकते हैं, पर प्यारे बच्चों कल्चरली एक्सेप्टेबल नहीं है, राइट। इसके बाद आगे बात करते हैं रिसोर्सेज का डिवीजन की बात। जैसे मैं कुछ रिसोर्सेज, देखो विंड पावर है हमारे पास, तो इसको हम रिसोर्स को, विंड को यूज करके हम पावर जनरेट कर रहे हैं, रिसोर्स है विंड, है ना। सनलाइट है हमारे पास, रिसोर्स है। ऑब्वियसली वाटर है, रिसोर्स है ना। जमीन से क्रूड ऑयल निकल रहा है, राइट, तो ये क्रूड ऑयल है। लैंड रिसोर्सेज, जमीन पे हम लोग अपने रोड्स बना रहे हैं अपने आने जाने के लिए, तो रोड इज ऑल्सो अ रिसोर्स टू गो समवेयर एल्स इन द वर्ल्ड, राइट। इसके साथ साथ एनिमल्स रिसोर्स है ना, जैसे मान लीजिए शिप से हमें लोग प्यारे बच्चों वूलन मिल जाता है, इससे गोट से है ना
बेसिकली दूध मिल जाता है, इसके साथ हमारी जो गाय है, गाय हमारी माता है, दूध देती है हमें, ठीक है, रिसोर्स है। इसके साथ देखो नेचुरल रिसोर्सेज दे रखे हैं, जैसे ऑयल रिफाइनरीज वगैरह में यूज करते हैं इसको हम लोग, है ना। मिनरल्स हैं जमीन के अंदर से निकलते हैं, ये भी एक रिसोर्स है। इसके साथ हम लोग अधिकतर मतलब कह सकता हूँ 50% हमारी डिपेंडेबिलिटी फॉरेस्ट पे भी है, क्योंकि फॉरेस्ट एक मेजर रिसोर्स है। यस, तो ये सारे रिसोर्सेज हैं, इनका यूज करके हम अपनी नीडों को कहीं ना कहीं सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब मैं 3 चीजें बता रहा हूं, इनके कॉम्बिनेशन से, अगर 3 चीजों का कॉम्बिनेशन है तभी रिसोर्सेज का डेवलपमेंट हो सकता है, समझना। सबसे पहले फिजिकल इन्वायरमेंट, इसका मतलब जो कुछ भी प्यारे बच्चों हमारे आसपास है वो सब कुछ हमें नेचर देता है, तो ये नेचर हो गया। दूसरी चीज, अगर ह्यूमन की नीड सेटिस्फाई करनी है तो रिसोर्स चाहिए ना, तो रिसोर्स मिलेगा कहां से? इन्वायरमेंट से। अब प्यारे बच्चों वो रिसोर्स जो है उसको हम निकालेंगे या एसेस करेंगे किसकी मदद से? टेक्नोलॉजी की मदद से। और प्यारे बच्चों जब मान लो रिसोर्स है, टेक्नोलॉजी की मदद से यूज करेंगे, अब मान लो 100 200 500 आदमी कहीं पर उस रिसोर्स को निकालने के लिए काम कर रहे हैं ना, बहुत बड़ी सी माइन है, मान लो कोल की माइन है, या केजीएफ वाले रॉकी भैया को याद कर लो। अब रॉकी भैया वाली माइन है तो इसमें कितने सारे लोग काम कर रहे थे, बोलो हाँ या ना। अब वो जितने सारे लोग वहां पर गोल्ड फील्ड में काम कर रहे हैं, तो प्यारे बच्चों वो सारे लोग बताओ रॉकी भैया की कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, केजीएफ के अंदर। तो केजीएफ क्या है? एक संस्थान। तो प्यारे बच्चों संस्थान जरूरी है, क्योंकि संस्थान टेक्नोलॉजी की मदद से ही प्यारे बच्चों रिसोर्सेज को डेवलप कर सकती है, और आगे जाके उसी से नीड कंप्लीट होगी, सेटिस्फाई होगी ह्यूमंस की, राइट। आगे देखिए इसके बाद में, जैसे यहां पर एक एग्जांपल दिया गया है, कोल इज अ नेचुरल रिसोर्स। कोल समझ रहे हैं? यहां पर जो कोयला रखा हुआ है, कोल इज अ नेचुरल रिसोर्स। ये रही टेक्नोलॉजी जिसकी मदद से हम इसको एक्सेस कर पाते हैं, और ये रहा प्यारे बच्चों इंस्टीट्यूशन जो इस प्यारे बच्चों कोल को निकालकर बेचने का काम करता है। इस कंपनी का नाम है कोल इंडिया लिमिटेड। बोलो बात क्लियर है? ये भारत सरकार की एक कंपनी है, जहां जहां कोयला है वहां से निकालने का काम करती है। और प्यारे बच्चों ये हैं चाचा, ये चाचा ही चला रहे हैं। बात क्लियर है कंपनी को? तो देखो इंस्टीट्यूशन को भी ह्यूमन चला रहा है, और यही ह्यूमन इंस्टीट्यूशन को चलाकर इन नेचुरल रिसोर्स को निकाल रहा है और लोगों की नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है। समझ में आ गया? ये रिलेशन है प्यारे बच्चों इन तीनों के बीच में। आगे चलते हैं इसके बाद रिसोर्सेज के डिवीजन को हम लोग यहां पर देखने वाले हैं। तो रिसोर्सेज की अगर बात करते हैं, रिसोर्सेज में प्यारे बच्चों 2 तरीके के रिसोर्सेज हैं। वैसे तो बहुत सारे रिसोर्सेज की कैटेगरीज हैं, पर अभी हम देखते हैं एक ब्रॉड सेंस में। तो यहां पर सबसे पहला है रिसोर्सेज विच इज अवेलेबल बाय द एनवायरनमेंट या नेचर। तो नेचर के अकॉर्डिंग हमें रिसोर्सेज मिले हुए हैं। दूसरा मैन मेड रिसोर्सेज, इंसान ने भी कुछ रिसोर्सेज क्रिएट किए हैं, बोलो हाँ या ना। मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो ये डिजिटल बोर्ड हो गया, ये टेक्नोलॉजी हो गई, ये सब किसने बनाई है? ये सभी बनाई है ह्यूमन ने, ठीक है। तो ह्यूमन बेस्ड रिसोर्सेज भी हो गए। पहले नेचुरल की बात करते हैं। नेचुरल में एक है रिन्यूएबल और दूसरा है नॉन रिन्यूएबल। पहला कौन सा है? रिन्यूएबल। दूसरा कौन सा है? नॉन रिन्यूएबल। तो प्यारे बच्चों रिन्यूएबल का मतलब क्या है? यूज करो दोबारा से मिल जाएगा, यूज करो दोबारा मिल जाएगा, खत्म नहीं होगा। बात क्लियर है? या खत्म हो जाए अगर आप उसको सही तरीके से मैनेज करके चल रहे, रिप्रोड्यूस होता रहेगा। देखिए सबसे पहला है कंटिन्यूअसली। कंटिन्यूअस रिसोर्सेज में आ गया, देखो जैसे हमने विंड पावर की बात कर ली, जैसे हमने सोलर पावर की बात कर ली, जैसे रिवर्स लगातार फ्लो कर रही हैं, उससे हम वाटर रिसोर्स क्रिएट कर सकते हैं। बोलो हाँ या ना। ये हो गया कॉन्टिन्यूअस रिसोर्स, मिलता जाएगा, भर भर के यूज करो कितना भी, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कंटिन्यूअसली फ्लो है इन रिसोर्सेज का। सेकंड ये है बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल का मतलब क्या है? कुछ केमिस्ट्रियल प्रोसेस प्यारे बच्चों होती है, बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है, जिससे ये सारी चीजें प्यारे बच्चों सबसे पहले तो पैदा होती हैं। तो पहला है फॉरेस्ट। तो पेड़ लगाना पड़ेगा ना, तभी तो बड़ा होगा। पर आपने मानो सारा पेड़ काट दिया, मान लो इतने एरिया में मैंने इतने एरिया में पेड़ लगा दिए। बात क्लियर है? अब यहां पर मैंने इन पेड़ों को एक साथ नहीं काटा, धीरे धीरे काटा। अच्छा मैं जहां से पेड़ काट रहा हूं वहां पे मैं पेड़ लगा भी रहा हूं साथ के साथ। तो देखो जैसे जैसे मैं आगे पेड़ों को काटता जाऊंगा, पीछे वाले पेड़ बड़े होते जाएंगे, बोलो हाँ या ना। तो पीछे वाले फिर दोबारा से अब जहां जहां आगे कटते जा रहे हैं वहां पे मैं लगाता जा रहा हूं। तो आगे वाले जहां से कटते जा रहे हैं वो प्यारे बच्चों वहां से तो कट रहे हैं, बट पीछे वाले जो मैं प्लांट लगा के आऊं वो बड़े हो रहे हैं। तो बताओ ये प्रोसेस हमेशा चलता रहेगा, सही यस और नो? बट आपको इसमें एक लिमिट में और एक प्रोसेस में यूज करना होगा। दूसरा वाइल्ड लाइफ। मान लीजिए जैसे हम कहते हैं भाई डायनासोर हुआ करता था अर्थ पे, बात समझ में आ रही है? क्योंकि डायनासोर मर गया ना अब उसका कोई भी प्यारे बच्चों कह सकता हूं कोई भी 2 डायनासोर नहीं, क्योंकि आपको पता है मेल और फीमेल दोनों मिलकर प्यारे बच्चों रिप्रोडक्शन सिस्टम जनरेट करते हैं, और रिप्रोडक्शन सिस्टम के थ्रू ही प्यारे बच्चों फिर नई जनरेशन आती है। मैं, आप, मेरे माँ बाप, आपके माँ बाप सब किससे आए? रिप्रोडक्शन सिस्टम से आए हैं। तो ये रिप्रोडक्शन सिस्टम प्यारे बच्चों एनिमल्स में भी तो है। अगर आप पूरे एनिमल्स को, हमारे मान लीजिए आपने, आपके पास 100 मवेशी थे,
100 कैटल से आपने इन 50 को सेल कर दिया, उन्होंने उनको मार दिया। अब ये जो 100 में से 50 बचे हुए हैं, ये रिप्रोडक्शन करने के बाद में भी हो सकता है 200 और नए हो जाएं। बोलो बात क्लियर है या नहीं? तो ये कैसे हैं? रिन्यूएबल मिलेंगे आपको, आप इन्हें यूज करते जाइए भले ही, बट प्यारे बच्चों आपको ये मिलते रहेंगे। बोलो बात क्लियर है? अब दूसरा है नॉन रिन्यूएबल। इसका मतलब क्या है? एक बार यूज किया काम खत्म, एक बार यूज किया काम खत्म। बोलो यहां पे प्यारे बच्चों पहला है रिसाइकेबल। अब मान लो यहां पे प्यारे बच्चों इतने बड़े फील्ड में गोल्ड के डिपॉजिट्स हैं, और इस गोल्ड के डिपॉजिट्स में से मैंने गोल्ड के डिपॉजिट में से इतना गोल्ड निकाल लिया। अब ये तो निकल गया ना, अब इतना ही तो बचा। मान लो ये 70% बचा, 30% मैंने यूज कर लिया। पर मजे की बात समझो, अब ये दोबारा तो जनरेट नहीं होगा ना जहां से मैंने 30% निकाल लिया। ये इस केस में हो सकता था, बट इस केस में नहीं होगा। तो यहां पर क्या होगा? रिसाइकल का मतलब क्या है? जैसे मान लो मेटल है, प्लास्टिक है। अब मान लो मैंने मेटल को निकालने के, प्लास्टिक तो वैसे बनाई जाती है यूजुअली, मेटल की बात कर लेते हैं। जैसे मेटल है मान लो कोई भी, अब मेटल जो है प्यारे बच्चों, मैंने ये मेटल निकाला। मान लीजिए मैंने ईयरिंग्स बनवा ली अपनी सिस्टर के लिए। सिस्टर कह रही है भैया अभी ईयरिंग्स पहनते पहनते ना बहुत दिन हो गए, अब कुछ और लेके आओ मेरे लिए, मुझे ये नहीं पहननी। तो मैं उसके पास उस ईयरिंग्स को लेके गया ज्वेलर्स के पास। मैंने कहा भैया एक काम करो, रिंग बना दो मेरी सिस्टर के लिए। अब देखो उसने ईयरिंग को रिसाइकल तो नहीं किया, अब सॉरी ईयरिंग्स को रिसाइकल किया, और रिसाइकल करने के बाद में प्यारे बच्चों उसने क्या बना दिया? उसने रिंग बना दी। तो मेटल्स रिसाइकल हो सकते हैं। बट दूसरा यहां पर नॉन रिसाइकेबल की बात करता हूं। यहां पर मान लीजिए फॉसिल फ्यूल्स हो गए, फॉसिल फ्यूल्स। अब फॉसिल फ्यूल्स का मतलब क्या है? मान लो कोल और पेट्रोलियम है। अब कोयला जो एक बार जल गया वो जल गया ना। मान लो पेट्रोल है, पेट्रोल आपने मान लो बाइक में डाली, और भाई साहब बाइक आपने चला ली, तो बाइक एक लिमिट तक चलेगी ना, 30 40 50 किलोमीटर, फिर तो पेट्रोल खत्म हो गई। क्या पेट्रोल दोबारा से आ सकती है जो फॉसिल फ्यूल्स की मदद से जमीन के नीचे से क्रूड ऑयल निकाल के बनाई गई थी? ना, इसका मतलब इसको रिसाइकल नहीं किया जा सकता। पहला है नेचुरल जिसमें एक है कंटिन्यूअस, और दूसरा कौन सा है? बायोलॉजिकल जिसमें फॉरेस्ट और कौन सा आते हैं? वाइल्ड लाइफ आते हैं। दूसरा है नॉन रिसाइकल। नॉन रिसाइकल प्यारे बच्चों दूसरा है कौन सा? नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल में एक तो है प्यारे बच्चों रिसाइकेबल जैसे मेटल्स वगैरह हो गई, और दूसरा कौन हो गया? नॉन रिसाइकेबल। तो सबसे ज्यादा प्रिकॉशन इसको यूज करने पर देना चाहिए हम लोगों को। अब देखो यहां पर ह्यूमन मेड्स की बात कर लेते हैं। ह्यूमंस की अगर मैं बात करता हूं तो पहला है स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन। अब देखो जितने भी आप कॉलेजेस देखते हैं, यूनिवर्सिटीज देखते हैं, हॉस्पिटल्स देखते हैं, ये सब क्या हैं? ये सारे स्ट्रक्चर हैं, बिल्डिंग हैं, ये सारी कंपनीज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं। बोलो हाँ या ना? आपके फादर भी मान लो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, मान लो पुलिस में जॉब करते हैं, तो पुलिस जो है एक इंस्टीट्यूशन है, डिपार्टमेंट हो गया या नहीं हो गया? यहां पर क्वालिटी और क्वांटिटी। अब देखो ह्यूमन कहीं पर क्वालिटी ज्यादा है, कहीं पर क्वांटिटी ज्यादा है। अब मान लो किसी ने भाई साहब बहुत तगड़ा स्कूल बना दिया, तो वहां पर बहुत सारी चीजों की क्वालिटीज हैं, और एक स्कूल ऐसा है वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा अच्छा नहीं है, बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बिल्डिंग नहीं है, पर बच्चे बहुत सारे हैं। पता है क्यों? वहां टीचर पढ़ाने वाले बेस्ट है, वहां का रिजल्ट बहुत अच्छा जाता है। तो ये सब कौन डेवलप करता है प्यारे बच्चों? ये सब ह्यूमन डेवलप करता है, राइट? ये डिवीजन हो गया। अब थोड़ा सा माइंड मैपिंग देख देते हैं कि रिसोर्सेज ओरिजिन के बेसिस पे, अब जब रिसोर्सेज ओरिजिन के बेसिस पे प्यारे बच्चों कह सकते हैं रिसोर्सेज को किस बेसिस पे क्लासिफाई किया जा सकता है। तो सबसे पहला प्यारे बच्चों हमारे इन्वायरमेंट में पैदा कौन कौन सी चीज हो रही है। अब जो पैदा हो रहे हैं रिसोर्सेज, उनको किस कैटेगरीज में हम लोग यहां पर डिवाइड कर सकते हैं? हो गया ओरिजिन के बेसिस पे। दूसरा हो गया प्यारे बच्चे एग्जॉस्टेबिलिटी। एग्जॉस्टेबिलिटी का मतलब क्या है? आप कौन सी चीज को यूज करें जो आपको मिल जाए, और आप कौन सी चीज को यूज करें कि वो आपको ना मिले। देखो एक तो मैंने फॉसिल फ्यूल बताया आपको, कोयला जल गया, मान लो आपकी पेट्रोलियम जल गया तो गया, पर एक चीज है, एक है लिविंग और एक है नॉन लिविंग। बोलो बात क्लियर है या नहीं? तो वो अपना ओरिजिन के बेसिस पे, एग्जॉस्टेबिलिटी के बेसिस पे एक को आप दोबारा से रिसाइकल करके मिल जाएगा आपको, और एक गया सो गया। बोलो बात क्लियर है? इसके बाद ओनरशिप के बेसिस पे बात करते हैं। मान लो अगर ये डिजिटल बोर्ड है, मैंने खरीदा है, तो इस पे मेरी ओनरशिप है, पर जो पार्क जिसमें सुबह मैं योगा करने जाता हूं प्यारे बच्चों, क्या वो मेरी प्रॉपर्टी है? मैं यूज तो उसको कर रहा हूं, पर ओनरशिप उस केस में किसकी है? गवर्नमेंट की। ठीक है? स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट का मतलब क्या है? अभी कितना रिसोर्स डेवलप हो चुका है, कितना अभी और हो सकता है, यह है स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के कितना रिसोर्स का डेवलपमेंट हो चुका है। ब्रॉड सेंस में इसको पढ़ लेते हैं, ब्रॉड सेंस में इसको पढ़ लेते हैं। लिसन, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप और ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। ये चार प्यारे बच्चों हमारे पास कैटेगरीज हैं रिसोर्स डेवलपमेंट के बेसिस की। तो पहला है, एक है बायोटिक रिसोर्सेज, मतलब जो चीज सजीव है हमारे अराउंड सराउंडिंग्स में, जैसे मान लो मछली है ना, गाय है, भैंस है, हम हैं,
आप हैं, बात क्लियर है। एक्वेटिक एनिमल्स हैं सारे के सारे कैसे हैं? सारे कैसे हैं? लिविंग थिंग्स हैं। और देखो ये शकलक बुम बुम वाली पेंसिल है, ये थॉर चाचा का हथौड़ा है, बोलो बात क्लियर है या नहीं? ये कैसे हैं? ये नॉन लिविंग है, बोलो बात क्लियर है। तो कुछ चीजें प्यारे बच्चों जो लिविंग्स हैं, ओरिजिन के बेसिस पे कुछ तो चीजें ऐसी हैं जिनमें जान होती है ना, जो लिविंग्स हैं, और एक ऐसी हैं प्यारे बच्चों जिनके अंदर जान नहीं होती है। तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। दूसरा अगर हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, अभी मैंने आपको क्या कहा था, एक तो वो है प्यारे बच्चों जिसको रिन्यू किया जा सकता है, जैसे मेटल्स की मैंने आपसे बात कर ली थी, बोलो बात क्लियर है। फॉरेस्ट की हमने बात कर ली थी, इसके अंदर ये रिन्यूएबल हैं। दूसरा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात करता हूं कि प्यारे बच्चों ये मिलियंस ऑफ द ईयर्स में तो बनकर तैयार होते हैं। दूसरा जैसे आपका मिनरल्स हो गया, जैसे आपके फॉसिल फ्यूल्स हो गए, ये एग्जाम्पल है प्यारे बच्चों रिसोर्सेज के जो कि मिलियंस ऑफ द ईयर्स में बनकर। अब देखो ऑयल है, यहाँ पे जल गया एक बार, ऑयल तो गया ना, दोबारा तो रिगेन नहीं कर सकते। कोयला जल गया तो गल गया, दोबारा रिगेन नहीं कर सकते। तो यही चीज है इसमें बेसिकली। अब देखो रिसाइकल में कौन से, रिन्यूएबल में देखो सोलर एनर्जी है ना, विंड एनर्जी है, ये सारी चीजों को हम रिसाइकल कर सकते हैं। ये इनफाइनाइट है, यूज करते रहो, मजा लो इन चीजों का, बोलो बात क्लियर है। आगे आ जाओ, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप की बात करते हैं। ओनरशिप की बात करते हैं, सबसे पहला है इंडिविजुअल रिसोर्सेज। मान लो मेरी घर है, मेरी गाड़ी है, मेरी बाइक है, बात क्लियर है ना, मेरा फार्म हाउस है, मेरी कोई बिल्डिंग है, मैंने कोई लैंड परचेज कर रखा है, जिस पर किसी व्यक्ति का अधिकार होता है इंडिविजुअल का, वो हो गया इंडिविजुअल रिसोर्स। सेकेंड वन कम्युनिटी रिसोर्स। अब मान लो एक पार्क है और वहां पर जब कोई कॉलोनी डेवलप हो रही है तो वहां के लोगों ने कहा भैया देखो ऐसा है, एक मंदिर बनवा देते हैं बढ़िया सा, सब लोग मिलके। अब वो मंदिर किसने बनाया है? कम्युनिटी ने मिलके। तो बताओ क्या उस पर क्लेम कर सकते हैं भैया कि मैं पूजा करने आता हूं मंदिर में, ये मेरा मंदिर है? पॉसिबिलिटी ही नहीं है, क्योंकि वो किसका रिसोर्स है? जल्दी बताओ, कम्युनिटी का। अब मान लो एक कॉलोनी है, वहां पर एंट्रेंस पे ही ना हमने पब्लिक कन्वीनियंस के लिए वॉशरूम्स बनवा दिए, हमने टॉयलेट्स बनवा दिए। तो वहां पर वो कौन प्यारे बच्चों उसको मेंटेन कर रहा है? कम्युनिटी मिलकर मेंटेन कर रही है ना। तो रिसोर्स किसका हुआ? कम्युनिटी का हुआ। यूज कोई भी कर सकता है पब्लिकली, वो अलग की बात है। यहां पर तीसरा जैसे इसमें दे रखा है, देखो पब्लिक पार्क्स हो गए, पिकनिक स्पॉट्स हो गए, टॉयलेट्स हो गए, ये सभी हो गया। तीसरा है नेशनल रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज प्यारे बच्चों जिस पर भारत सरकार का हक हो। अगर मैं इंडिया में रहता हूं तो इंडियन गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, कोई यूएसए में रहता है तो यूएसए गवर्नमेंट की बात करेंगे। देखो कौन कौन से हैं जो कि कंट्रोल किए जाते हैं नेशन के द्वारा, जैसे इसमें रेलवे हो गया, जैसे टनल्स हो गई, टनल्स कौन बनवाता है? गवर्नमेंट बनवाती है। फॉरेस्ट पर किसका राइट है? गवर्नमेंट का राइट होता है। अब देखो यहां पे एक मजेदार पॉइंट लिखा हुआ है, कैन एक्वायर द प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर द पब्लिक वेलफेयर। अब मान लो यहां से कोई हाईवे निकल रहा है, सरकार कह रही है यार यहां से हाईवे निकल जाएगा तो यहां आसपास जो लोग हैं उनको बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी, कई सारी जॉब्स क्रिएट होंगी और ये एरिया डेवलप हो जाएगा। अब बीच में यहां पर जो लैंड है वो मिस्टर एक्स की है, मैं मान लेता हूं मेरी है। अब सरकार मुझसे मेरी जमीन ले सकती है, बोलो बात क्लियर है या नहीं? क्यों? क्योंकि अगर वो जहां से हाईवे नहीं निकलेगा तो डेवलपमेंट नहीं होगा। तो डेवलपमेंट या पब्लिक वेलफेयर के लिए सरकार आपकी प्रॉपर्टी खरीद लेगी, आपसे जबरदस्ती खरीद लेगी भाई, मानो, पर उसके लिए पैसा देती है आपको। बात समझ में आ रही? अच्छा पैसा देती है। मान लो इसकी वैल्यू आज 10 लाख है तो सरकार आपको 1 करोड़ रुपया देगी। समझ में आ रहा है? कई गुना ज्यादा मल्टीपल आपको होकर मिलता है वो पेमेंट। तो लैंड विद इन अ ज्योग्राफिकल बाउंड्री इन ओशन अप टू द 12 नॉटिकल माइल्स। तो अगर मैं कहता हूं देखो इंडिया है तो इंडिया के नीचे इधर आपने देखा होगा, इधर अरेबियन सी है, इधर इंडियन ओशियन है, इधर बे ऑफ बंगाल है। तो किसी भी ओशियन में 12 नॉटिकल माइल, 12 नॉटिकल माइल तक का राइट होता है किसी भी कंट्री का। बोलो बात क्लियर है? ये नॉटिकल माइल्स कुछ नहीं है, 1.8 किलोमीटर इक्वल टू 1 नॉटिकल माइल। जमीन पे अगर हम देखें तो 1.8 किलोमीटर अगर आप चल लें तो इसका मतलब हो गया कि आपने 1 नॉटिकल माइल की दूरी तय कर ली है। तो समुद्र में 1.8 नॉटिकल माइल बराबर प्यारे 1.8 किलोमीटर बराबर होता है 1 नॉटिकल माइल। और किसी भी प्यारे बच्चों कंट्री का मैक्सिमम राइट जो हो सकता है वो होता है 12 नॉटिकल माइल्स तक का। ये इंटरनेशनल ओशियन लॉ कहता है। बोलो बात क्लियर है? तो सरकार का यहां तक ऐसा नहीं है कि जमीन पर सरकार का अधिकार है केवल जमीन पे, पानी में भी जो जमीन के आसपास आपकी जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री अगर उससे वाटर बॉडी अगर मान लीजिए कंबाइन हो रही है तो उस पर प्यारे बच्चों किसका राइट होता है? तो उस वाटर बॉडी में भी 200 नॉटिकल माइल तक उसी गवर्नमेंट का राइट होगा। ठीक है,
ये बात कही गई है यहाँ पे। इंटरनेशनल रिसोर्सेज की बात कर लेते हैं तो देखो इसमें कहा गया है, मैंने आपको कहा था 200 नॉटिकल माइल्स, तो इसके बाद में प्यारे बच्चों इंटरनेशनली रिसोर्सेज स्टार्ट हो जाते हैं। इस पर किसी भी देश का कोई हक नहीं है, हर देश को सेम यहाँ पर राइट्स प्यारे बच्चों दिए जाते हैं। अब मान लो जैसे मान लो ये 12 नॉटिकल माइल्स है और यहाँ पर इंडिया है, अब यहाँ से कोई जहाज होके जाएगा इस पानी के, मान लो कोई दूसरे देश का जहाज यहाँ से होके जा रहा है, तो ये भारत सरकार को प्यारे बच्चों टैक्स देके जाएगा, क्योंकि वो हमारी सीमा में से होके जा रहा है। और जब कोई हमारी बाउंड्री में से होके कोई जाएगा तो हमें क्या देके जाएगा, पैसा देके जाएगा। बात समझ में आ रही है। पर अगर कोई 200 नॉटिकल माइल्स के बाद में होकर जाता है तो किसी को कोई पैसा नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इसको ओपन एरिया या ओपन सी के नाम से जाना जाता है। लिखा हुआ है देखो ओपन सी। बोलो बात क्लियर है। तो हर कंट्री का यहां पर इक्वल राइट्स होता है। तो रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप कितने हैं, 4। मेरा मकान, मेरा घर, मेरा प्लॉट, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, क्या हुआ, इंडिविजुअल। मान लो मेरे कॉलोनी के लोगों ने मिलकर कुछ बनवाया है तो वो हो गया कम्युनिटी। मान लो रेलवेज है, टनल्स हैं, है ना, यूनिवर्सिटीज हैं, इंटरनेशनल कॉलेजेस हो गए, उस पर किसका राइट है, इंटरनेशनली, मतलब एक नेशनल, मान लो जी कोई नेशनल कॉलेज है, नेशनल यूनिवर्सिटी, वो किसकी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। और केवल गवर्नमेंट का प्यारे बच्चों हक अपनी जमीन पर नहीं है, जो हमारे देश के साथ जलीय सीमा लगी हुई है, वाटर बाउंड्री भी जो हमारी है, उसमें भी 200 नॉटिकल माइल्स तक उसी कंट्री का राइट होता है, वहां तक हमारा अधिकार है। वहां मान लो फिश पकड़नी है, वहां से मिनरल, जमीन के नीचे से मान लो क्रूड ऑयल निकालना है, तो सब कुछ राइट गवर्नमेंट के पास में है। और 200 नॉटिकल माइल्स के बाद में सब देशों को समान अधिकार प्राप्त होता है, इसी को इंटरनेशनल रिसोर्सेज कहते हैं। अब देखो कोई शिप 200 नॉटिकल माइल्स के बाद में मान लो पानी के ऊपर से होके जा रहा है, तो वो वाटर रिसोर्स का यूज कर रहा है ना शिप, बोलो हाँ या ना। अगर वाटर रिसोर्स का यूज कर रहा है तो मुझे एक बात बताओ आप, वो वाटर रिसोर्स प्यारे बच्चों है कौन सा, तो ये वाटर रिसोर्स हो गया इंटरनेशनल रिसोर्स। किसी देश का कोई उस पर हक नहीं है, सबका उस पर बराबर हक होता है, वही इंटरनेशनल रिसोर्सेज कहलाएंगे। इतनी बात क्लियर है मेरे प्यारे लाडलो। आगे देखते हैं इसके बाद में स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के बेसिस पर प्यारे बच्चों यहां पर कितने तरीके के प्यारे बच्चों कैटेगरीज हैं रिसोर्सेज की। एक है पोटेंशियल रिसोर्स। मान लो हम कहते हैं कि हमारे पास जमीन, हमारे पास मान लो ह्यूमन है, तो ह्यूमन इज ऑल्सो अ रिसोर्स। अब मैं कह रहा हूं भाई साहब ये बच्चा पढ़ता नहीं है, इसमें पोटेंशियल तो बहुत है। जैसे मान लो आप हो, आपको एसएसटी से डर लगता है, अगर आप मेरे साथ पढ़ोगे, आपका दिमाग तो लगता है पर बेहतरीन टीचर नहीं मिल रहा, तो मैं आपसे क्या कहूंगा, इस बच्चे में पोटेंशियल तो है, ये 80 आउट ऑफ 80 ला सकता है बोर्ड में भाई साहब, पर इस बच्चे को थोड़ा सा गाइड करने की जरूरत है। मतलब रिसोर्स है तो सही, उसमें पोटेंशियल भी है, उसको यूज किया जा सकता है अभी और बेहतरीन लिमिट के साथ में, वो हो गया पोटेंशियल रिसोर्स। दूसरा है प्यारे बच्चों डेवलप्ड रिसोर्स। अब मान लो आज की डेट में रोबोटिक्स है, अब मैं अपने मान लो मुझे कुछ भी करना है तो मैं एआई से कहता हूं भाई तू ये कर दियो, तो वो 1 मिनट में कर देगा। इसका मतलब आज की डेट में जिस रिसोर्स पे मैं काम कर रहा था कि मेरी कोई हेल्प करे, उस रिसोर्स को ऑलरेडी बेहतरीन तरीके से डेवलप कर दिया गया है। बोलो बात क्लियर है। तीसरा है स्टॉक। अब मान लो ऐसे ही एआई टूल मेरे पास 15, 20, 50 हैं, मुझे जब भी जरूरत पड़ती है किसी को भी उठा के कहता हूं भाई तू काम कर दे मेरा। बात क्लियर है या नहीं। तो मेरे पास स्टॉक्स कितना है रिसोर्स का प्यारे बच्चों। दूसरा, ये तो वो रिसोर्स है जो निकल आए हैं। दूसरा, आपके पास रिजर्व कितने हैं, मतलब जिनका अभी आपने इस्तेमाल नहीं किया है। बोलो बात क्लियर है चारों। तो ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट 4 है, एक तो है पोटेंशियल, दूसरा है डेवलप्ड, तीसरा है स्टॉक और चौथा है रिजर्व। ये 4 तरीके के ओनरशिप के बेसिस पर हो गए। अब यहां पर मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि ये जो डेवलपमेंट हो रहा है रिसोर्सेज का, ये जो डेवलपमेंट हो रहा है रिसोर्सेज का, रिसोर्सेज के डेवलपमेंट की नीड है तो है क्यों, प्रश्न ये है मेरा। समझने का प्रयास करना। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स, सबसे पहला देखो, आज भी आप पसंद करेंगे कि आज भी आप भाई साहब बैलगाड़ी में बैठ के अपने रिलेटिव्स के यहां पर जाएं? नहीं, आप कहेंगे भाई गाड़ी होनी चाहिए लंबी वाली। बोलो बात क्लियर है या नहीं। तो क्वालिटी लाइफ सस्टेन करने के लिए, एक बेहतरीन लाइफ सस्टेन करने के लिए रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है। बोलो पहली चीज समझ में आ गई। तो रिसोर्सेज की जरूरत क्यों है, क्योंकि आपको जिंदगी सरवाइव करने के लिए बेसिक नीड्स चाहिए, और उसको अगर बेहतरीन तरीके से जीना है, क्वालिटी लाइफ अगर स्पेंड आपको करनी है, तो बेहतरीन रिसोर्सेज आपको चाहिए। सेकंड, रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ द नेचर। तो ये कोई रिसोर्स ऐसा नहीं है कि आपसे, मान लो आपने फॉरेस्ट ले लिया तो अब धरती मां प्रकट होकर कहेंगे ला भैया 5 रुपए दे मुझे, तूने मुझसे लकड़ी ली है, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। मतलब क्या है यहाँ पर, ये
फ्री गिफ्ट है, पर जो सर्विसेज गवर्नमेंट यूज कर रही है, मान लो आदमी लग रहा है, लकड़ी काट रहा है, मशीन्स यूज हो रही हैं, उस लकड़ी को आपके पास तक हम लेकर आ रहे हैं, उस सब में कॉस्टिंग लगती है ना, उस सब प्रोसेस के लिए पैसा चाहिए होता है। दूसरा, रिसोर्सेज आर एक्यूमुलेटेड इन फ्यू हैंड्स। अब देखो मजे की बात क्या है कि कुछ ऐसे ग्रीडी लोग हैं जिनके हाथ में रिसोर्सेज का कंट्रोल चला गया है और रिसोर्स को ज्यादा से ज्यादा यूज करते चले जा रहे हैं, क्योंकि इंसान की नीड पूरी हो सकती है, ग्रीड पूरी नहीं हो सकती। महात्मा गांधी ने कहा है, पढ़ाऊंगा आगे, मान लो मैं अपना काम चला सकता हूं, मान लो मुझे 20,000 रुपए में मैं अपनी जिंदगी चला सकता हूं बेहतरीन तरीके से अभी अपनी लाइफ, पर मैं क्या चाहूंगा 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख। अब देखो मेहनत से तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी ही कमाई जा सकती है, अगर उसके लिए मैं गलत काम करने लग जाऊंगा तो वो हो गई मेरी ग्रीड के लिए मैं अपना पूरे का पूरा जीवन लगा रहा हूं, मेरी इच्छाओं की पूर्ति ही नहीं हो पा रही है। तो प्यारे बच्चों, रिसोर्सेज कुछ चंद लोगों के हाथ में पहुंच गए और इसी की वजह से प्यारे बच्चों इनडिस्क्रिमिनेटेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द रिसोर्सेज हैड लेड टू ग्लोबल वार्मिंग। देखो भैया, पृथ्वी जल रही है क्योंकि अब जो कंपनी वाले लोग हैं अब वो चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाया जाए, ज्यादा से ज्यादा। एसी पे एसी भाई साहब, अभी मैं देख रहा था 1.2 करोड़ एसी, 1.2 करोड़ एसी बनाए हैं इस बार वोल्टास ने। अब 1.2 करोड़ एसी प्यारे बच्चों कितने बड़े स्केल पर प्यारे बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाएंगे, कितना हमारी ओजोन लेयर को इससे क्षति पहुंचने वाली है। जितने एसी लगेंगे उतना टेम्परेचर बढ़ना है, बात समझ लीजिए। तो रिसोर्सेज कुछ चंद लोगों के हाथ में चले गए जिसकी वजह से इनडिस्क्रिमिनेशन यूज हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा वो अपने पैसा कमाने में लगे हुए हैं कि हमें ज्यादा पैसा मिल जाए, और उसी के चक्कर में प्यारे बच्चों ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है अर्थ के ऊपर। दिस रिसोर्सेज प्लानिंग इज एसेंशियल टू सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है? जहां आने वाले समय में आपको कोई भी खतरा ना हो, एनवायरमेंट को कोई नुकसान ना हो, तो लगातार डेवलपमेंट चलता रहे। ऐसा ना हो कि पता लगा हमने सारा कोयला यूज कर लिया, अब तो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है, जब सारा कोयला ही खत्म हो गया अब आप कह रहे हैं भाई साहब दोबारा से एक काम करो, मोमबत्ती लेके आओ 5 रुपए की और जलाओ घर में, क्योंकि रोशनी तो चाहिए, क्योंकि लाइट तो खत्म हो गई ना। बोलो बात क्लियर है या नहीं है? तो सस्टेनेबल लाइफ का मतलब क्या है? आज भी हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है और कल भी हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहे, इस तरीके से डेवलपमेंट को हम यूज करें, यही होगा सस्टेनेबल फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट। आप अपनी एनसीईआरटी की बुक लेके बैठे हैं साथ में, और मेरा यकीन मानिएगा आप उसमें से मेन जो कंटेंट पढ़ना चाहिए जो एग्जाम के लिए जरूरी है वो सब कुछ मैं यहां पर कवर करके चल रहा हूं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अब बात आ गई। हमने यहां पर अभी क्या पढ़ा? यहां पे सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस फॉर ऑल फॉर्म ऑफ द लाइफ। अब यहां पर हम लोग कहते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। आई ऑलरेडी मैंने क्लियर कर दिया है आपको, बट फिर भी सुने। सस्टेनेबल डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट तो हो पर एनवायरमेंट को कोई भी नुकसान ना पहुंचे। हम घर तो बनाएं पर पेड़ों को ना काटें। बोलो बात क्लियर है? दूसरा, डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कंप्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। मैंने क्या कहा? सारा कोयला फूंक दिया बिजली बनाने के चक्कर में, और आने वाले बच्चे प्यारे बच्चों मोमबत्ती में बैठ के 10th के एग्जाम दे रहे हैं। बोलो बात क्लियर है या नहीं है? तो डेवलपमेंट इस तरीके से होना चाहिए कि रिसोर्सेज जो है प्यारे बच्चों वो आने वाली जनरेशन को मिल जाए, उनको किसी भी तरीके का कोई भी कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े, स्कैरिसिटी नहीं होनी चाहिए रिसोर्सेज की। इस तरीके से अगर आप रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, यही कहलाएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बोलो बात क्लियर है? तरक्की तो करो पर ऐसे करो जिससे इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचे और आने वाले प्यारे बच्चों के हाथ में कटोरा ना आ जाए। बोलो बात क्लियर है? ठीक है। जो का पार्ट प्यारे बच्चों आगे देखिए, देखो यहां पर मैंने कुछ इमेजेस भी लगाई हैं। देखो हमने पूरा यहां पर जो है वाटर यूज कर लिया, ग्राउंड वाटर। अब देखो पेड़ सूख गए हैं यहां पर और जमीन में बिल्कुल पानी है ही नहीं, थोड़ा बहुत पानी है। इसके साथ देखो ये बच्चा पानी की बाल्टी लेके जा रहा है, दो। मैंने क्या कहा? कटोरा ना आ जाए आने वाली जनरेशन के हाथ में। ये बच्चा 2 बाल्टी लेके दूर तक देख रहा है, अरे कहीं तालाब वलाब पानी का कुछ स्टोरेज है कि नहीं, प्यास लगी है भैया। यहां पर देखो इसके बाद थर्ड पॉइंट, अगर आप बेहतरीन तरीके से मैनेज करके सारी चीजों को करेंगे तो आने वाली फ्यूचर मस्त तरीके से रहेगी। बोलो बात क्लियर है? यही कहलाएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब ये तो हो गई बात कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। अब जो पूरी दुनिया है, वर्ल्ड है हमारा, जिसमें 200 से ज्यादा देश हैं, उनके क्या एफर्ट्स हैं इसको लेके, उन्होंने क्या किया सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए? लिसन एवरीवन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात तो हो गई, पर एक बात ये भी तो सोचने की है कि वर्ल्ड का एक्शन क्या है, विश्व के जितने देश हैं उनका एक्शन क्या है इसके लिए। तो प्यारे बच्चों इसके लिए एक समिट हुई और ये हुई रियो दी जेनेरियो।
कौन सी जगह है? रियो दी जेनेरियो, ब्राजील का एक शहर है। ये हुई जून 1992 में। और प्यारे बच्चों, इसे ही फर्स्ट अर्थ समिट के नाम से जाना गया, क्योंकि ये पृथ्वी को, मतलब कह सकता हूं, क्योंकि लगातार रिसोर्सेज का डेवलपमेंट हो रहा है तो उससे हमारे एनवायरमेंट को भी हजार्ड हो रहा है, तो उसको बचाने के लिए अर्थ समिट हुआ। 100 से ज्यादा देश एक साथ आए। उन्होंने प्यारे बच्चों बात करी रियो दी जेनेरियो शहर ब्राजील के अंदर। उन्होंने कहा कि यहां पर जो लीडर्स आए रियो दी जेनेरियो में, उन्होंने ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात करी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के ऊपर बात करी कि इसको बचाना है, कि लगातार जो वैश्विक ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, एक तो उसको कंट्रोल करिए, और दूसरा जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज, चाहे वो फॉरेस्ट हैं, चाहे हमारी रिवर्स हैं, इन सब का जो लगातार इनको नुकसान होता जा रहा है, इनको बचाइए। तो 21 सेंचुरी के अंदर प्यारे बच्चों, अगर मैं कहूं तो 21 सेंचुरी में इन्होंने एक तो ग्लोबल फॉरेस्ट पॉलिसीज अपनाने की बात करी कि 21st सेंचुरी में हम ग्लोबल फॉरेस्ट पॉलिसी अपनाएंगे, जिससे विश्व में एक साथ एक कंबाइंड एफर्ट होगा फॉरेस्ट को बचाने में। दूसरा, इन्होंने एक एजेंडा 21 प्यारे बच्चों यहां पर जो है अडॉप्ट किया, ताकि हम एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ में आगे बढ़ सकें, जिससे प्रकृति को भी नुकसान ना पहुंचे और कटोरा भी हमारी फ्यूचर जनरेशन के हाथ में ना आए। बोलो बात क्लियर है? इसके बाद ये हुआ प्यारे बच्चों रियो दी जेनेरियो, सबसे पहली अर्थ समिट के नाम से 1992 में हुई। कौन सी जगह हुई? रियो दी जेनेरियो। किसका शहर है? ब्राजील का। ब्राजील वही है जहां पर अमेज़न फॉरेस्ट है और अमेज़न रिवर जहां से बहती है। आगे चलेंगे इसके बाद प्यारे बच्चों, अब यहां पर इन्होंने एक एजेंडा अडॉप्ट किया और इस एजेंडा का नाम है एजेंडा 21। अभी हमने यहां पर देखा कि इन्होंने यहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक एजेंडा यहां पर अडॉप्ट किया और यही एजेंडा 21 है। अब एजेंडा 21 में कौन कौन सी चीज इन्होंने यहां पर रखी प्यारे बच्चों? देखो सिंपल सा है, इन्होंने ऐसी प्यारे बच्चों स्ट्रेटजी बनाई, इन्होंने कुछ ऐसी प्लानिंग करी जिससे एक तो इन्वायरमेंटल डैमेज को रोका जाए, दूसरा पॉवर्टी को कंट्रोल किया जाए, खत्म कर सकते हैं पॉवर्टी को। डिजीजेस, मान लीजिए कोई ग्लोबल डिजीजेज हो रहे हैं, जैसे हमने कोविड की बात करी, तो कोविड में ग्लोबल कॉर्पोरेशन देखने के लिए मिला। ग्लोबल कॉर्पोरेशन का मतलब क्या है? हम अमेरिका को दवाई दे रहे हैं, थाईलैंड हमें ऑक्सीजन दे रहा है, हम किसी और को दवाई दे रहे हैं, वैक्सीन दे रहे हैं हम दूसरे देशों को, अफ्रीकन कंट्रीज को। ये ग्लोबल कॉर्पोरेशन है डिजीज के केस में। इन सारी चीजों को हम कॉमन इंटरेस्ट, मतलब ये कोई अकेले व्यक्ति की समस्या नहीं है, सबकी समस्या है, सब काम करेंगे इस पर। इसके साथ सभी की म्यूचुअल नीड्स प्यारे बच्चों एक होंगी। ऐसा नहीं है कि तुम सोचो बढ़िया इस देश में कोरोना फैल रहा है, ये मर जाए हम बच जाए, ऐसा नहीं। म्यूचुअल नीड्स प्यारे बच्चों, एक दूसरे की नीड्स को हम कंप्लीट करेंगे और शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, कि भाई ये काम मेडिसिन वाला जो है इंडिया देख लेगा काम, इसके बाद ऑक्सीजन वाला जो है थाईलैंड कर लेगा। इस तरीके से एक प्यारे बच्चों प्लानिंग के साथ काम करना, यही एजेंडा 21 है। बोलो बात क्लियर है? तो इन्वायरमेंट को प्यारे बच्चों यहां पर ये जो है एजेंडा 21 किसने तय किया? ये किया UNCED ने। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। यहां पर ब्राजील बता रहा हूं मैं आपको कि ब्राजील, देखिए ब्राजील है, पर्टिकुलरली साउथ अमेरिका का कंट्री है। अमेज़न फॉरेस्ट, अमेज़न रिवर ये आपको दिख रही है। अब यहां पर प्यारे बच्चों एक चीज सबसे महत्वपूर्ण बनती है, और वो चीज जरूरी है कि रिसोर्स जो हम लगातार रिसोर्सेज हम लोग डेवलप करते जा रहे हैं, तो यूजुअली रिसोर्सेज तो खत्म हो रहे हैं ना। कौन से? नॉन रिसाइकलेबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज तो लगातार खत्म हो रहे जा रहे हैं। अब इसको प्यारे बच्चों कैसे बचाया जाए, इसका हम यूज कैसे करें ताकि एक लंबे समय तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ रिसोर्सेज यूज हो जाएं? तो इसके लिए प्यारे बच्चों एक चीज की जरूरत है और इसको कहते हैं रिसोर्स प्लानिंग। अब रिसोर्स प्लानिंग की जरूरत क्यों पड़ी, ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। रिसोर्स प्लानिंग की जरूरत क्यों पड़ी? सबसे पहले बैलेंसिंग यूज ऑफ रिसोर्सेज बिटवीन नेशनल लेवल, स्टेट लेवल और लोकल लेवल। देखो भारत सरकार इस तरीके से रिसोर्स को डेवलप करे, इस तरीके से रिसोर्स की प्लानिंग करे कि कंट्री का ओवरऑल डेवलपमेंट हो, हर स्टेट का ओवरऑल डेवलपमेंट हो, और स्टेट के अंदर जो हम जैसे छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट, मान लीजिए मैं मथुरा से हूँ, आप आगरा से हैं, कोई बरेली से है, कोई मुजफ्फरनगर से है, कोई मेरठ से है, कोई सहारनपुर से, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, लोकल लेवल पे भी हम प्यारे बच्चों रिसोर्सेज को प्लान करें, तो लोकल लेवल डेवलप होगा तो स्टेट डेवलप होगा, स्टेट डेवलप होगा तो नेशन डेवलप होगा। तो एक सिमिलर बैलेंस क्रिएट करना रिसोर्सेज के डेवलपमेंट। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए मथुरा डेवलप हो गया और मेरठ में आज भी लोग ये नहीं जानते कि भाई साहब ऑडी कार होती क्या है, फोर व्हीलर किसे कहते हैं, ऐसा नहीं। बात क्लियर है ना? तो अब देखो ये रिसोर्स प्लानिंग जरूरी क्यों है। देखिए यहां पर दो स्टेट्स की बात की गई है, एक है झारखंड और दूसरा है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। यहां पर आपको डिपॉजिट्स मिलेंगे तगड़े वाले मिनरल्स के और कोल के।
अब देखो कोल और मिनरल्स के रिसोर्सेज हैं, पर फिर भी यहां पर डेवलपमेंट इन कंपैरिजन टू महाराष्ट्र बड़ा कम है। मुंबई डेवलप है, महाराष्ट्र डेवलप है। यहां पर दूसरा देखो, भले ही यहां मिनरल्स रिसोर्सेज हैं, कोल डिपॉजिट्स हैं, फिर भी यहां प्रॉपर्ली उतना डेवलपमेंट नहीं है। दूसरा, अरुणाचल प्रदेश आ जाओ प्यारे बच्चों, अरुणाचल प्रदेश में पानी की व्यवस्था तगड़ी है, पर वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है, बड़े बड़े वहां बिल्डिंग्स नहीं है, ये चीजें नहीं है वहां पर, तो वहां डेवलपमेंट नहीं है। राजस्थान देखो मिनरल्स भी खूब है, राजस्थान विंड और सोलर एनर्जी के मामले में दबा के यहां पर प्यारे बच्चों रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, पर फिर भी प्यारे बच्चों यहां पर वाटर रिसोर्सेज की कमी है, पानी बड़ा कम है यहां पर, बोलो हाँ या ना। कोल्ड डेजर्ट लद्दाख की बात करें, कल्चरली बड़ा रिच है, कल्चर लद्दाख का कल्चरली रिच है, बहुत कह सकता हूं मिनरल्स भी हैं यहां पर, बट प्यारे बच्चों यहां पर पानी की कमी है, यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है ना। तो कुल मिला के आप देख रहे हैं यहां पर कोल डिपॉजिट, मिनरल डिपॉजिट हैं, भले ही ये कोल और मिनरल के मामले में यहां रिसोर्सेज खूब हैं, पर इंफ्रास्ट्रक्चर यहां का डेवलप नहीं है। यहां वाला पानी का रिसोर्स, यहां पर वाटर रिसोर्सेज तगड़े हैं, पर यहां पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है। राजस्थान में प्यारे बच्चों सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी तगड़ी है, यहां का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है, यहां पानी की बड़ी समस्या है। इसके साथ यहां पर इसके बाद लद्दाख में देखिए कल्चरली खूब रिच है, इसके साथ साथ यहां पर आप देखें कि वाटर जो है, पानी की डेफिशिएंसी है, पानी बड़ा कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वाइटल्स भी बड़े कम है, बोलो बात क्लियर है। तो देखो यहां पर मिनरल और कोल डिपॉजिट्स को हम यूज कर दें, मान लो लद्दाख के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर यहां डेवलप कर दें। यहां का जो अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में वाटर रिसोर्सेज से इलेक्ट्रिसिटी बना के यहां कहीं दूसरे जगह पर हम सप्लाई कर दें, तो कुल मिला के एक बैलेंसिंग क्रिएट कर दें सभी के बीच में। यही है प्यारे बच्चों क्या डेवलपमेंट नीड, मतलब यही जो है डेवलपमेंट की नीड है, इसी के लिए प्लानिंग करने की आवश्यकता है कि कहां किस तरीके से चीजें चल सकती हैं। अब देखो रिसोर्स प्लानिंग अगर आपको करनी है, हालांकि ये बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है कि राजस्थान से कौन सी चीज प्रोड्यूस की जाए ताकि उससे यूपी की नीड पूरी की जाए, और यूपी में कौन सी ऐसी सारी चीजें हैं जो कि राजस्थान को प्रोवाइड करी जाए तो राजस्थान डेवलप हो सकता है। बात समझ में आ रही है? तो ये कॉम्प्लेक्स एक प्रोसेस है, इसके अंदर 3 स्टेप आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहला है प्यारे बच्चों आइडेंटिफिकेशन एंड द इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज, कि सबसे पहले तो यही खोजो कि भाई साहब कौन सी जगह पे कौन सा रिसोर्सेज है, फिर आइडेंटिफाई करो कि कितनी बड़ी मात्रा में है, इन्वेंटरी कितनी है, कितना स्टोरेज है उसका। इसके लिए जरूरत पड़ेगी पता करने के लिए कि इन्वेंटरी कितनी है और कहां पर कौन सा रिसोर्स है। सबसे पहले तो आपको सर्वे करना पड़ेगा जाके जमीनों का कि कहां पर कौन सा रिसोर्सेज है, फिर वहां पर मैपिंग करनी पड़ेगी। मान लीजिए इतनी बड़ी जमीन है, यहां पर सर्वे किया, फिर आपको पता चला कि भैया यहीं पर केवल मिनरल है, इसकी मैपिंग हो गई। मैपिंग के बाद प्यारे बच्चों फिर यहां एक एस्टिमेशन लगाया जाएगा कि मशीनों के माध्यम से देख के कि यहां पर कितनी कौन सी क्वालिटी का कितना क्वांटिटी में रिसोर्स अवेलेबल है। बात समझ में आ रही है? जैसे हमने यहां पर मान लीजिए कोल खोजा, कोल के बाद पता चला कि भाई साहब यहां पे 100 टन कोल है, पर कोल है कौन सा? हमने कहा बिटुमिन, लिग्नाइट, है ना, ये कई सारे कोल्स की कैटेगरीज होती है, तो कौन सी क्वालिटी का कोल यहां पर अवेलेबल है। तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज। दूसरा है प्यारे बच्चों, जब आपको पता चल गया है ये रिसोर्स है, भाई साहब मैपिंग हो गई आपकी, प्लानिंग। अब सेकंड स्टेप है कि उसके लिए एक स्ट्रक्चर प्लानिंग करो आप। स्ट्रक्चर का मतलब कौन सी मशीन, कौन सी टेक्नोलॉजी को हम यूज करेंगे। टेक्नोलॉजी यूज करने वाले स्किल्ड बंदे होने चाहिए ताकि कोई भी नुकसान ना पहुंचे, बोलो बात क्लियर है। तीसरा, एक परफेक्ट हम इंस्टीट्यूट को खोजें जो इंस्टीट्यूट पहले से इस काम को कर रहा हो, कि भैया वहां से मान लीजिए कोल निकालना है तो एक बेहतरीन इंस्टीट्यूट होना चाहिए जिसको कोल निकालने का एक्सपीरियंस हो। तो इसके लिए एक स्ट्रक्चर प्लानिंग की आवश्यकता पड़ेगी। पहला क्या था? आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज। दूसरा क्या हो गया? भाई साहब आपको प्लानिंग करनी है। और तीसरी चीज क्या है? मैचिंग द रिसोर्सेज डेवलपमेंट। अब देखो ऐसा नहीं है कि आपने वहां से कोल निकाल लिया और भाई साहब केवल उसी एरिया का डेवलपमेंट कर लिया ना, आपका जो डेवलपमेंट है भाई साहब वो नेशनल के डेवलपमेंट प्लान के साथ में मीट आउट करना चाहिए। बोलो बात क्लियर है या नहीं? तो नेशन का डेवलपमेंट फर्स्ट होना चाहिए। तो मैचिंग द रिसोर्सेज, तो रिसोर्सेज की मैचिंग का लिए जो आपने प्लान बनाया है वो प्लान नेशनल डेवलपमेंट प्लान के साथ भी मैच करना चाहिए। तो पहला आइडेंटिफिकेशन, दूसरा कौन सा है? उसके लिए प्लानिंग, और तीसरा कौन सा है कि जो रिसोर्सेज के डेवलपमेंट के लिए प्लान बनाया है वो नेशन के डेवलपमेंट प्लान के साथ में मैच करे। ये 3 प्रोसेस बहुत जरूरी हैं। बोलो बात क्लियर है? अब देखो अगर आपको रिसोर्स का डेवलपमेंट करना है तो सबसे पहले किसी भी क्षेत्र में देखो द अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज इज नेसेसरी कंडीशन। तो नेसेसरी कंडीशन क्या है कि अवेलेबिलिटी है कि नहीं वहां रिसोर्सेज की। अगर रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी नहीं है तो प्यारे बच्चों वहां पर डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता है। तो अगर आपको डेवलपमेंट करना है तो इसके लिए एक चीज नेसेसरी है कि वहां पर रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। दूसरा, अगर मान लो वहां पर हमने रिसोर्सेज भी देख लिए,
रिसोर्सेज हैं। पहला तो ये देखो भैया रिसोर्सेज है कि नहीं, तभी डेवलपमेंट होगा। रिसोर्सेज में मिल गए तो दूसरा, उस रिसोर्सेज को यूज करने के लिए प्यारे बच्चों आपके पास में एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। बोलो बात क्लियर है? और उस टेक्नोलॉजी को यूज करने वाला आपके पास में परफेक्ट कोई इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। अगर आपके पास रिसोर्स है और टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन नहीं है, हमने पहले ही दूसरी स्लाइड में पढ़ा था, एनवायरमेंट, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन, इन्हीं का कॉम्बिनेशन प्यारे बच्चों ह्यूमन की नीड को सेटिस्फाई करता है, मतलब रिसोर्स का डेवलपमेंट कर सकता है। बात समझ में आ रही है? तो यहीं पर इसका मतलब आपके पास रिसोर्स है और टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन नहीं है, तो प्यारे बच्चों हिंडर का मतलब है बाधा आ जाएगी, अवरोध आ जाएगा डेवलपमेंट में। तीसरा, देयर आर मेनी रीजंस इन आवर कंट्री दैट आर रिच इज रिसोर्सेज बट दे आर, देखो हमारे कंट्री में बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं या बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर रिसोर्सेज भर भर के हैं, पर फिर भी प्यारे बच्चों वहां पर क्या है, फिर भी वहां पर डेवलपमेंट नहीं है, मतलब दे आर बैकवर्ड रीजन्स। और जहां पर रिसोर्सेज नहीं है भाई साहब, वहां पर तगड़ा डेवलपमेंट है। जैसे मैं जापान की बात करता हूं, जापान के पास नेचुरल रिसोर्सेज बड़े कम है, पर अगर आप देखें जापान के अंदर कितना लोग जबरदस्त जिंदगी जी रहे हैं, वहां पीसफुल लाइफ है एकदम, क्योंकि रिसोर्सेज बहुत अच्छे से डेवलप किए उन लोगों ने, क्योंकि प्लानिंग की उन्होंने रिसोर्सेज की। बोलो बात क्लियर है या नहीं? तो हम भी आज भी भारत में देख रहे हैं कि जहां पर रिसोर्सेज हैं, जैसे झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहां पर रिसोर्सेज भरे पड़े हैं, पर फिर भी डेवलपमेंट नहीं है। और महाराज जिसके पास में रिसोर्सेज कम है, भाई साहब फिर भी तगड़ा डेवलपमेंट है। बोलो हाँ या ना? तो ये इंडिया के अंदर अनइक्विवेलेंट जो कह सकते हैं जो डेवलपमेंट है, तो यहां पर बैलेंसिंग नहीं है। और बैलेंसिंग नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन की रिसोर्सेज की, तो भैया फिर जहां पर बैकवर्ड रीजन है, भले ही कितने रिसोर्सेज हो जाएं, वहां प्रॉपर्ली यूज नहीं कर पा रहे हो, रिसोर्स प्लानिंग नहीं है, तो ऑब्वियसली डेवलपमेंट होना ही नहीं है। आगे बात करते हैं इसके बाद, लर्निंग फॉर कॉलोनाइजिंग रूल। अब देखो, कॉलोनियल रूल मतलब अंग्रेज आए, उन्होंने भारत में शासन किया, इससे हमने क्या सीखा? देखो, रिसोर्सेज कैन कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट। अंग्रेज हमारे यहां से भाई साहब भर भर के रिसोर्सेज ले जाते थे, और इंग्लैंड उन्होंने कहां पहुंचा दिया देख लो। रिसोर्स हमारा ले हमारे यहां से गए, डेवलपमेंट इंग्लैंड का हो गया। रिसोर्सेज कहां थे? इंडिया में। डेवलपमेंट कहां होना चाहिए था? इंडिया का। पर बुद्धि नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, इंस्टीट्यूशन नहीं है ना, स्किल्ड लेबर नहीं है, तो फिर डेवलपमेंट कहां से होगा? उनके पास दिमाग था, यहां से रिसोर्स लेके इंग्लैंड का डेवलपमेंट कर डाला। बोलो बात क्लियर है या नहीं? तो यहां पर रिसोर्सेज प्यारे बच्चों किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में एक वाइटल रोल प्ले करते हैं व्हेन दे आर अकम्प्लिश्ड बाय द एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। क्या कह रहा हूं? जब उनको एक बढ़िया सी टेक्नोलॉजी के साथ यूज किया जाए, डेवलपमेंट एंड इंस्टीट्यूशन चेंजेस, और एक बेहतरीन इंस्टीट्यूशन आपके पास में है, अच्छे स्किल्ड लोग हैं उस इंस्टीट्यूट या उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो उस टेक्नोलॉजी की मदद से उस रिसोर्स को बेहतरीन तरीके से डेवलप कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं उसके डेवलपमेंट का, तो डेफिनेटली उस एरिया का डेवलपमेंट होने से कोई नहीं रोक सकता। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? आगे देखेंगे इसके बाद में। अब रिसोर्सेज प्लानिंग हो गई, रिसोर्स किस तरीके से यूज करना चाहिए, रिसोर्स हमने पढ़ लिया। अब यहां पर है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। हमने क्या कहा कि इस तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ में चलें कि भाई साहब आने वाले समय में हमें जरूरत ना पड़े किसी के सामने हाथ फैलाने की, भैया हमारे यहाँ रिसोर्सेज खत्म हो गए, आप दे दो। बात क्लियर है? तो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या है कि मतलब अब रिसोर्सेज को कैसे बचाया जाएगा? प्लानिंग के थ्रू। ऑब्वियसली देखो, इरेशनल कंजम्पशन मतलब धुआंधार आप यूज करे जा रहे हैं। अब देखो, जिनके यहाँ पर ग्राउंड वाटर्स हैं, जिनके यहाँ सबमर्सिबल सबसेट्स लगे हुए हैं, ट्यूबर्स लगे हुए हैं, वहां पर भैंस आ रही है भाई साहब 10-10, 15-15 मिनट पानी से। अब एक बात सोचो, ग्राउंड वाटर डिप्लेट होता जा रहा है लगातार, आप इस तरीके से मिसयूज करेंगे, इररिलेवेंट कंजम्पशन करेंगे पानी का, तो फिर ग्राउंड वाटर जब खत्म हो जाएगा तब कहां से यूज करोगे? साउथ इंडिया का देखो कितनी गंदी हालत है वहां पर पानी की, लोग पीने के पानी के लिए परेशान रहते हैं वहां पर, मल्टी यूजेस की तो बात छोड़ दो। ओवर यूटिलाइजेशन बिल्कुल हो रहा है भाई साहब। रिसोर्सेज मे लीड टू द सोशियो इकोनॉमिक एंड द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। सोशियो का मतलब सोसाइटी, इकोनॉमिक का मतलब पैसा, मतलब सोसाइटी भी डेवलप नहीं हो पाएगी, पैसा भी नहीं बन पाएगा, और प्यारे बच्चों इन्वायरमेंट को तो नुकसान पहुंचा ही रहे हैं। किन दो कारणों से? सबसे पहला है इरेशनल कंजम्पशन और दूसरा है प्यारे बच्चों ओवर यूटिलाइजेशन। तो अगर आप कंजम्पशन, अगर आप कंजर्वेशन कर सकते हैं रिसोर्सेज का, तो रिसोर्स को कैसे बचा सकते हैं? तो एक तो भाई साहब प्रॉपरली उसका कंजम्पशन करो। कैसे? वाटर मैनेजमेंट हम कर सकते हैं कि वेस्ट पानी को भी कैसे हम ग्राउंड वाटर में डिप्लेट कर सकते हैं ताकि ग्राउंड वाटर सस्टेन रहे। दूसरा ओवर यूटिलाइजेशन, उसको उतना यूज ना करें, बेकार जा रहा है तो मतलब क्या है? अब देखो, अफ्रीका के देशों में खाने तक की किल्लत है, और भारत में देखो जब भंडारे होते हैं भाई साहब इतना इतना खाना फिकता है, शादियों में इतना इतना खाना फिकता है। ये क्या है? ये ओवर कंजम्पशन ही तो है, ओवर यूटिलाइजेशन ही तो है। नहीं होना चाहिए, प्रॉपर प्लान होना चाहिए, ठीक है, जिससे एनवायरनमेंट को। अब
यहाँ पर हमारे पूज्य सभी के प्यारे बच्चों परम पिता परमेश्वर की अनुकंपा से ये राष्ट्रपिता कहे गए हैं और इनका एक गोल्डन स्टेटमेंट है गांधी जी का, देयर इज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड। प्रकृति ने हमें इतना दिया है जिससे हर व्यक्ति की नीड को पूरा किया जा सकता है, बट नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड, पर किसी भी व्यक्ति के लालच को आप पूरा नहीं कर सकते। आज अगर मेरे पास साइकिल है, कल मुझे बाइक चाहिए होगी, परसों मुझे कार चाहिए, कार के बाद में ऑडी चाहिए, ऑडी के बाद मुझे अपना हेलीकॉप्टर चाहिए, पर्सनल जेट चाहिए, ये कभी खत्म नहीं होने वाला। जबकि नेसेसिटी क्या है, अगर मुझे कहीं जाना है तो साइकिल या बाइक पर्याप्त है मेरे लिए। बोलो बात क्लियर है? ग्रीड पूरी नहीं हो सकती दोस्तों, नीड पूरी हो सकती है। अब देखते हैं यहाँ पर एक बड़ा हमारे पास मेजर प्यारे बच्चों कह सकते हैं एक रिसोर्स अवेलेबल है, जिसके बेसिस पर जिस पे ही सब कुछ रिसोर्स मिलते हैं, वो है प्यारे बच्चों लैंड रिसोर्स। क्योंकि ओशियंस में से तो हम ज्यादा कुछ निकाल नहीं पाते, सारी चीजें किसके ऊपर मिलेंगी हमें? लैंड के ऊपर। तो लैंड इज अ रिसोर्स। बोलो बात क्लियर है या नहीं है? अब लैंड रिसोर्स क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं और इसका क्लासिफिकेशन फिर आगे पढ़ेंगे, सॉइल्स वगैरह। देखो, वी लिव ऑन अ लैंड, जमीन पे ही रहते हैं, ऑब्वियसली बात है। वी परफॉर्म आवर इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑन लैंड एंड वी यूज इट इन अ डिफरेंट वेज। तो हम अपनी जितनी भी चीजें हैं, चाहे हम यहाँ पर रह रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अपनी जिंदगी को बहुत बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं, क्वालिटेटिव लाइफ जी रहे हैं, ये सब कुछ हो कहाँ पर रहा है? इस अर्थ के ऊपर ही, और इसके बहुत सारे यूजेस भी हैं। दस लैंड इज अ नेचुरल रिसोर्स ऑफ ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट। तो नेचुरल रिसोर्स जो लैंड है वो बहुत आवश्यक है जीवन के लिए प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर लैंड को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कि लैंड में प्यारे बच्चों, अगर मैं प्लेन्स की बात करूं तो प्लेन्स सबसे ज्यादा है, दैट इज अबाउट 43%। दूसरा, इंडिया में माउंटेन्स और हिल्स को मैं अगर मिला दूं तो अप्रॉक्स 30% है, और बचा हुआ पार्ट हमारा प्लेट्यूज का है, जिसको हम पठार कहते हैं, बेसिकली ये 27% है। तो कैसे लैंड को, इंडिया की लैंड को कैसे प्यारे बच्चों डिवीजन किया गया है? रिलीफ फीचर का मतलब क्या है? लैंड जो है उस पर क्या क्या बना हुआ है। तो कहीं पर हम देखेंगे माउंटेन्स है, मतलब हिमालय बना हुआ है, कहीं पर हमारा विंध्याचल है, अरावली है, सतपुड़ा है, आगे पढ़ने वाले हैं, ऑब्वियसली बात है। ये हमारे ये हो गए किसके अंदर? ये हमारे हो गए प्यारे बच्चों इसके अंदर माउंटेन्स वाले रीजन में ही। प्लेट्यूस, प्लेन्स की बात, प्लेट्यूस की बात करते हैं। प्लेट्यूस क्या होते हैं? जो होते तो हिल्स की तरह है पर ऊपर फ्लैट हो जाते हैं जाके, मतलब ये है तो हिल्स की तरह है, हिल्स ऐसा होता है, ये है तो हिल्स की तरह, बट ऊपर जाके कैसे हो जाते हैं? फ्लैट। तो ये फ्लैट जो ऊपर से होते हैं, इनको हम प्लेट्यूस कहते हैं। इंडिया में इनका परसेंटाइल कितना है प्यारे बच्चों? 27% के प्लेट्यूस हैं, और रेस्ट जो है प्यारे बच्चों सबसे ज्यादा हमारे पास प्लेन्स हैं। प्लेन्स का मतलब समतल जमीन, क्लियर है? सबसे फर्टाइल यही है, नदियों ने इस जमीन को बनाया होता है, तो इसमें मिनरल्स की मात्रा सबसे ज्यादा मिलती है, क्लियर है? अब यहाँ पर हम लैंड यूटिलाइजेशन की बात करेंगे कि हमारे पास जो लैंड है, लैंड जो रिसोर्स है, उसका यूज हम किस किस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो, लैंड पे प्यारे बच्चों आपको क्या देखने के लिए मिल सकते हैं? लैंड पर हमें देखने के लिए मिल सकते हैं फॉरेस्ट। क्या मिल सकते हैं? बोलो, फॉरेस्ट। दूसरा, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। अब देखो, कुछ जमीन पर तो फॉरेस्ट है, पर कुछ जमीन पर क्या होगा? अब देखो, हम कहते हैं कि भारत में अधिकतर लोग खेती करते हैं, तो बहुत सारी जमीन ऐसी भी है जिस पर हम खेती नहीं कर पाते हैं, जो खेती के लिए यूजेबल नहीं है। तो ऐसी लैंड की बात कर रहे हैं, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर द कल्टीवेशन, जहां पर कल्टीवेशन नहीं किया जा सकता। देखो, जैसे बैरन लैंड है, बंजर है, वहां पर मिनरल्स रिसोर्सेज नहीं है, तो वहां कुछ भी पैदा नहीं होगा। वेस्ट लैंड है, बेकार है। लैंड पुट्स टू द नॉन एग्रीकल्चर यूजेस। अब देखो, भले ही पहले एग्रीकल्चर लैंड थी, बट आज की डेट में उसका कोई भी यूज नहीं है, नॉन एग्रीकल्चर यूज हो गया, क्योंकि वहां पर हम लोगों ने बिल्डिंग्स बना ली, वहां से हमने रोड हाईवेज निकाल दीजिए, वहां पर फैक्ट्रीज हम लोगों ने लगा दी। तो क्या अब जहां फैक्ट्री, रोड और जहां पर हमने प्यारे बच्चों बिल्डिंग्स बनाई है, यहाँ जहां पर कुछ भी पैदा नहीं हो सकता, क्या इसको एग्रीकल्चर लैंड में कंसीडर कर सकते हैं? नहीं, पर लैंड तो है ना, ऑब्वियसली बात है। तो पहला हो गया फॉरेस्ट, दूसरा हो गया वो लैंड जो कल्टीवेशन के यूजेबल नहीं है। तीसरा बात करते हैं अदर अनकल्टिवेटेड लैंड्स प्यारे बच्चों, और जो लैंड जो कल्टीवेशन जहां पर नहीं किया गया है। देखो, परमानेंट पेस्चर एंड ग्रेजलिंग लैंड, मतलब जहां पर लोग जहां पर खुद ब खुद कह सकते हैं, जैसे मवेशियों के लिए घास वास उगाती है ना, जहां पर बड़े बड़े एरियाज होते हैं, जैसे सोनमर्ग, गुलमर्ग है ना, पहाड़ी क्षेत्रों में घास वगैरह पैदा हो जाती है उन क्षेत्रों में, या जहां पर कोई कल्टीवेशन नहीं हो रहा है, तो वहां पर वो ग्रेजलिंग लैंड के रूप में काम आ जाती है। लैंड अंडर मिसलेनियस ट्रीज एंड क्रॉप्स ग्रो। अब मान लो वहां पर बहुत सारे पेड़ लगा दिए किसी ने, कोई वहां पर बगीचे पैदा कर रहा है ना, कोई इस तरीके के, यहाँ पर तीसरे सेकंड है कल्चरेबल वेस्ट लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चर ईयर्स। और प्यारे बच्चों, ऐसी वेस्ट लैंड जो कल्चरेबल तो है, मतलब जहां पर कल्टीवेशन हो सकता है, पर प्यारे बच्चों वो पिछले 5 साल से प्यारे बच्चों वहां पर कोई भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं की गई है। तो एक और प्यारे बच्चों अनकल्टिवेटेड लैंड है जहां पर
उग तो सकता है, मतलब जहां पर कर तो सकते हैं खेती, पर हो क्यों नहीं रही? क्योंकि वो खाली पड़ी हुई है, वहां पर ग्रेजलिंग लैंड है, वहां पर लोगों को पशु अपने मवेशी चराते हैं वहां पर आकर। दूसरा मिसलिनियस, जहां मान लो बहुत सारे पेड़ वेड़ लगा दिए कुछ और है नहीं, तो उस जगह पर भी कल्टीवेशन हो सकता है, पर नहीं हो रहा क्योंकि वहां पर ट्रीज लगे हुए हैं। तीसरा, ऐसी जगह जहां पिछले 5 साल से किसी ने कल्टीवेशन ही नहीं किया है, मान लो कोई बाहर चला गया, उसने छोड़ दी अपनी जमीन ऐसी पड़ी हुई है, कल्टीवेशन ही नहीं हो रहा। तो ये 3 प्यारे बच्चों पॉइंट्स हैं जहां पर अनकल्टिवेटेड लैंड है। अब आ जाओ फैलो लैंड्स। फैलो लैंड्स का मतलब क्या है? ऐसी जमीन जहां जिसका यूज नहीं हो रहा। अब देखो, पहला है करंट फैलो, मतलब फैलो का मतलब जो छोड़ दी गई है, जहां पर कोई काम ही नहीं कर रहा। पहला है करंट फैलो। अब करंट फैलो किसको कहेंगे प्यारे बच्चों? 1 साल के अंदर कोई भी जहां पर एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं हुई है उसको फैलो लैंड कहेंगे। तो यहां पर पहला है फैलो लैंड। फैलो लैंड में जो 1 साल वाला है। दूसरा अदर देन करंट फैलो, मतलब जिसमें 1 साल के आदमी। तो अब यहां पर बात करें जिसमें 1 साल में नहीं किया होगा, तो 1 साल से पहले नहीं किया होगा, तो 1 साल से लेके 5 साल तक पिछले पास्ट में कोई भी कल्चरल एक्टिविटी नहीं की गई है, उसको प्यारे बच्चों क्या कहा जाता है? अदर देन करंट फेलो। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो करंट फेलो क्या है? जिसमें 1 साल में कुछ ना किया गया हो। अदर देन करंट फेलो का मतलब क्या है? जहां पर 1 से 5 साल तक कुछ ना किया गया हो। क्लियर है? नेट शोन एरिया, ये इंपॉर्टेंट है। नेट शोन एरिया का मतलब क्या है? जहां पर लोग प्यारे बच्चों रेगुलर बेसिस पे कल्टीवेशन करते हैं। कल्टीवेशन का मतलब है प्यारे बच्चों जहां पर लोग हर साल प्यारे बच्चों खेती करते हैं, कुछ ना कुछ पैदा करते हैं जमीन के ऊपर, उसको कल्टीवेशन कहते हैं। तो देखो, एरिया आर मोर देन वंस इन एग्रीकल्चर ईयर। तो यहां पर प्यारे बच्चों एक ऐसा एरिया जहां पर शो का मतलब जहां पर कुछ ना कुछ बोया जाता हो। देन मोर देन वंस इन एग्रीकल्चर ईयर, 1 साल में जहां पर कुछ ना कुछ बोया जाता हो, प्लस नेट शोन एरिया। तो वही प्यारे बच्चों उसको जब एरिया को जोड़ देंगे तो वही एरिया क्या कहलाएगा? ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। क्या कहलाएगा? ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। तो नेट शोन एरिया में यही है। अब प्यारे बच्चों अब मैं बात करता हूं कि जो लैंड है हमारी, जो लैंड है जिसको हम यूज भी कर सकते हैं, वो किन परिस्थितियों में यूज हो पा रही है या नहीं हो पा रही है, इसके कुछ यहां पर हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जान लेते हैं। सबसे पहला फिजिकल फैक्टर है। अब जैसे देखो, सबसे पहले ज्योग्राफिकल लोकेशन। ज्योग्राफिकल लोकेशन का मतलब क्या है? अब मान लो लद्दाख है, लद्दाख में बताओ खेती की जा सकती है? पॉसिबिलिटी नहीं है, वहां पर कुछ है ही नहीं भैया। दूसरा सॉइल, बैरन सॉइल, मान लो ऐसी जगह है जहां पर प्यारे बच्चों कुछ नहीं हो सकता, सॉइल तो है वहां पर वहां पर कुछ हो ही नहीं पा रहा। बात क्लियर है? तीसरा क्लाइमेट। अब मान लीजिए लद्दाख में क्लाइमेट बेहतरीन है, वैसा क्लाइमेट अगर आपको यहां पर मिल जाए तो आप कुछ और भी कर सकते हैं, पर वो क्लाइमेट वहां पर अवेलेबल ही नहीं है। बात क्लियर है? अब जब मान लो केसर है, केसर के लिए क्लाइमेट चाहिए होता है, सैफरॉन के लिए, अब वो यूपी में अवेलेबल नहीं है, तो बताओ केसर नहीं पैदा हो पा रहा, उसके लिए एक तो सॉइल रेस्पॉन्सिबल है और दूसरा उसके लिए क्लाइमेट रेस्पॉन्सिबल है। तीसरा ज्योग्राफिकल कंडीशन। क्लियर है? अब यहां पर देखते हैं ह्यूमन फैक्टर कौन कौन से हैं। अब देखो, लैंड का यूज क्यों हो रहा है? क्योंकि भाई साहब पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, बहुत सारे लोग रह रहे हैं भाई साहब, भारत में लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, तो प्रेशर बढ़ रहा है। दूसरा टेक्नोलॉजी हमारे पास में है, देखो आज की डेट में ट्रैक्टर है, हार्वेस्टर है, थ्रेशर है, इन सब से हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं या नहीं? तो देखो, पहला है फिजिकल फैक्टर, ज्योग्राफिकल लोकेशन अच्छी है, सॉइल अच्छी है, क्लाइमेट अच्छा है, तो आराम से फसल की जा सकती है। दूसरा, अगर मान लो वहां पर कोई व्यक्ति ही नहीं रह रहा, जहां पर मान लो भले ही कल्टीवेशन के लिए लैंड है, तो क्या वहां पर कुछ पैदा कर सकते हैं? नहीं। तो इसमें पहली चीज है पॉपुलेशन डेंसिटी, ज्यादा पॉपुलेशन होगी तो आदमी ऑब्वियसली कुछ ना कुछ करेगा। टेक्नोलॉजी है, आप एप्रोप्रिएट आराम से यूज कर सकते हैं लैंड का, एग्रीकल्चर लैंड के लिए। आगे देखो प्यारे बच्चों, अगर मैं यहां पर बात करता हूं कि इंडिया में देयर आर अवेलेबल फॉर यूज इज 93%। अगर हम 100% इंडिया का जो लैंड है वो 100% यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास देखो, अगर मैं आपको मैप में दिखाऊं, यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा, ये इंडिया का जम्मू कश्मीर और लद्दाख का रीजन है। यहाँ पर कुछ एरिया तो पाकिस्तान के पास में जिसको पीओके कहते हैं, और यहाँ पर ये जो एरिया है प्यारे बच्चों, इसको कहते हैं अक्साई चाइना। बोलो क्या कहते हैं? अक्साई चाइना। 1962 में जब इंडिया चाइना वॉर हुआ था, तब उस केस में हमने ये लूज कर दिया, और रिसेंटली जब प्यारे बच्चों हमें इंडिपेंडेंस मिली थी 1947 में, तब हमने ये पीओके वाला पार्ट को दिया, इस पर पाकिस्तान का अधिकार है। तो हमारे पास 100% लैंड नहीं है, जो हम लिखते हैं ना 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ये जो टोटल ज्योग्राफिकल लैंड है, ये भारत का पूरी लैंड पर अधिकारी नहीं है। यहाँ पर पाकिस्तान मजे ले रहा है और यहाँ पर चाइना भाई साहब मजे ले रहा है। बोलो बात क्लियर है या नहीं? तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो 100% कैसे हो जाएगी? ये दोनों तो देश हैं। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों केवल कितनी यूजेबल लैंड है? 93%। और
और टोटल लैंड कितनी है 9.28। और इस प्यारे बच्चों 93% का 54% नेट शोन एरिया है जहां पर प्यारे बच्चों लोग खेती करते हैं। बोलो बात क्लियर है या नहीं है? ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। फॉरेस्ट हमने देखा, पहले नंबर पे फॉरेस्ट ही था। देखो यहां पर जब हमने लैंड यूटिलाइजेशन की बात की थी तो सबसे पहले फॉरेस्ट था, फिर लैंड फॉर अवेलेबल नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन था। तो एक ऐसी है जो बंजर पड़ी हुई है, जमीन बेकार है, जहां पर प्यारे बच्चों नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज हो गई। मान लो किसी ने बिल्डिंग बना ली, रोड बना दिया, फैक्ट्रीज बना ली। दूसरा कौन सा है हमारा? दूसरा है अदर देन अनकल्टिवेटेड लैंड। मान लो वहां पे घास वास ऐसे झाड़ियां वाड़ियां पैदा हो गई, वहां पर जो पशु आराम से चल रहे हैं, जाके ग्रेजलिंग लैंड हो गया। ऐसी लैंड हो गई मान लो जहां पर लोगों ने ट्रीज लगा दिए हैं, तो वहां पर तो नहीं किया जा सकता है कल्टीवेशन। इसके साथ मान लो ऐसी जमीन है जो 5 साल से बोया ही नहीं है किसी ने, तो ये 3 चीज हो सकती है। और फैलो लैंड्स, जो फैलो का मतलब क्या है? जो छोड़ दिए हैं। फैलो का मतलब जो छोड़ दी है, वहां पर कोई खेती नहीं कर रहा। तो इसमें 2 लैंड आती है, करंट फैलो। करंट का मतलब अभी रिसेंट में ही छोड़ा है। रिसेंट का मतलब 1 साल के अंदर कोई भी फसल नहीं बोई गई है। दूसरा अदर देन करंट फैलो, अदर का मतलब 1 साल को छोड़ दो, तो 1 साल से पहले 5 साल तक, तो 5 साल लगभग 1 साल से पहले 5 साल तक जितना भी 1 साल से 5 साल तक जमीन है जहां पर कुछ नहीं किया गया, वो अदर देन करंट फैलो हो गया। इसके बाद नेट शोन एरिया हमने देखा, जहां पर साल में कम से कम 2-3 बार फसल आदमी कर लेता है यूजुअली इंडिया में, वो नेट शोन एरिया हो गया। इसके बाद हमने अब यहां पर बात की है कि फिजिकल फीचर और ह्यूमन फैक्टर दोनों पॉसिबिलिटी है। ज्योग्राफिकल कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, सॉइल अच्छी होनी चाहिए, क्लाइमेट अच्छा होना चाहिए, लैंड का यूटिलाइजेशन हो जाएगा। दूसरा पॉपुलेशन है वहां पर प्यारे बच्चों, टेक्नोलॉजी है वहां पर उसको यूज करने के लिए, इसके साथ साथ कल्चर है वहां पर, ये सारी चीजें जरूरी हैं। ह्यूमन फैक्टर, तो भी लैंड का यूटिलाइजेशन हो गया। भारत में तो कुल 100% जमीन का प्यारे बच्चों एरिया कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, जिसमें से केवल 93% लैंड यूजेबल है, क्योंकि ये पाकिस्तान के पास में, ये चाइना के पास में। और इसका प्यारे बच्चों अगर इंडिया में बात करें तो जहां पर हम खेती करते हैं वो केवल 54% है। बोलो बात क्लियर है? चलो यहां पर अब हम फॉरेस्ट एरिया की बात करते हैं। फॉरेस्ट एरिया की बात करते हैं कि इंडिया में फॉरेस्ट एरिया कितना है। तो देखो फॉरेस्ट एरिया इज कंट्री फार लोअर देन द डिजायर्ड। तो जब प्यारे बच्चों इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ और हमने अपने यहाँ पर एक पॉलिसी बनाई जिसको हमने कहा नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, अपने वनों को हम बचाएंगे, फॉरेस्ट को सेव करेंगे, इसके लिए एक पॉलिसी बनाई थी 1952 में। और एक टारगेट सेट किया कि इंडिया के अंदर जो 100% लैंड है हमारी, उस 100% लैंड का 33% कम से कम फॉरेस्ट होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि फॉरेस्ट रिसोर्सेज इनफ होंगे हमारे लिए। पर देखो प्यारे बच्चों, अभी भी अगर मैं बात करता हूं कि अगर हम 2021 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करता हूं, क्योंकि लास्ट यही रिपोर्ट आई है, तो भारत के पास प्यारे बच्चों अभी केवल 21.71% प्यारे बच्चों टोटल फॉरेस्ट है, टोटल एरिया पर। बात क्लियर है? 33% डिजायर्ड थे, 21.71% एरिया पर है। इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि नेचर का साइकिल तभी मूव करेगा जब फॉरेस्ट होंगे प्रॉपरली। और प्यारे बच्चों फॉरेस्ट केवल और केवल ऐसा नहीं है कि इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए जरूरी है, मिलियंस ऑफ द पीपल्स के लिए प्यारे बच्चों ये रोजमर्रा के खाने, 2 वक्त की रोटी प्रदान करने का काम करता है, प्रोवाइड्स कराता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय क्लास। और तो आज हम देखेंगे यहाँ पर कि लैंड डिग्रेड जो हो रही है, लगातार लैंड साइज जो घट रहा है, वो हो क्यों रहा है। जैसा आप यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं, देखो एक बंदा यहाँ पे काम कर रहा है और देखो यहाँ पे जो आपको जमीन दिख रही होगी ना, एक्चुअल में यहाँ पर वो बंदा फर्टाइल, इसको लैंड को मतलब यहाँ पर कोई एग्रीकल्चर यूज ही नहीं कर पा रहा, क्योंकि यहाँ पर लैंड डिग्रेड होती हुई आपको नजर आ रही है। अब समझिए, एट प्रेजेंट देयर आर अबाउट 130 मिलियन हेक्टेयर्स, मतलब 130 मिलियन हेक्टेयर लैंड जो है प्यारे बच्चों आज की डेट में कम हो चुकी है, डिग्रेड हो चुकी है इंडिया में। दैट इज अ वेरी वास्ट और कह सकते हैं लार्ज लैंड साइज। अप्रोक्सीमेटली 28% ऑफ इट बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ फॉरेस्ट डिग्रेडेड एरिया, और जहां पर प्यारे बच्चों 28% जो है वो फॉरेस्ट की वजह से इफेक्ट होने वाली लैंड है। 56% ऑफ इस वाटर इरोडेड एरिया और 56% जो है वो पानी की वजह से वॉश आउट होने वाली जमीन है। तो कह सकते हैं 130 मिलियन हेक्टेयर जो एरिया है वो पानी, वो आज की डेट में जो है डिग्रेडेटेड लैंड है, जिसमें से 28% जो है वो फॉरेस्ट की वजह से और 56% अप्रोक्स जो है वॉश आउट एरिया है पानी की वजह से। आगे अगर देखते हैं कि क्या कॉजेज रहे हैं जिसकी वजह से लैंड डिग्रेड हो गई है, तो यहां पर आप देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे हम कह सकते हैं डिफॉरेस्टेशन हुआ है, लगातार पेड़ों को काटा गया है, उसकी वजह से हुआ है। सेकेंड वन कह सकते हैं कि माइनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है लैंड डिग्रेडेशन में, जिसमें
जिसमें डिफॉरेस्टेशन हुआ है जिसकी वजह से, और डस्ट पार्टिकल्स जो है वो एटमॉस्फेयर में ऐड हो जाते हैं। जब भी हम माइनिंग करते हैं तो उस वजह से क्या होता है, फॉरेस्ट को वहां से काट दिया जाता है, और दूसरी चीज जब वहां माइनिंग की जाती है तो वहां पर जो डस्ट उड़ती है वो जो है एटमॉस्फेयर में ऐड हो जाती है, और वो जहां जहां पर डस्ट जमा होगी वो एरिया जो है वो कल्टीवेशन के यूज के लिए नहीं रहेगा, तो डिग्रेड लैंड का ये लॉजिक हो सकता है। इसके साथ साथ इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है, जो बेसिकली जिसकी वजह से लैंड भी डिग्रेड होती है। मान लीजिए अगर वो लैंड पे अगर छोड़ दिया गया पानी केमिकल और फर्टिलाइजर का, तो लैंड डिग्रेड हो जाएगी। इसके साथ अगर वो पानी में छोड़ दिया तो पॉल्यूशन जो है वो वाटर पॉल्यूशन का रीजन बन जाएगा। तो देयर आर सम इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट वी कंसीडर द कॉजेस ऑफ द लैंड डिग्रेडेशन। यहां पर देख सकते हैं व्हाट कुड बी द रेमेडी, सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं अगर यहां पर यहां पर अगर लैंड डिग्रेड हुआ है। तो सबसे पहले जहां जमीन पे से पेड़ काटे गए हैं वहां पर पेड़ लगाए जाएं, एफॉरेस्टेशन हो, प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए ग्रेजिंग का, क्योंकि ओवर ग्रेजिंग की वजह से भी जमीन खराब हो जाती है। इसके साथ साथ प्लांटिंग शेल्टर बेल्ट्स, एक साथ शेल्टर बेल्ट्स जो है वो लगा दिए जाएं जिससे लैंड डिग्रेड होने से बच जाएगी। मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड, जो वेस्ट लैंड है उसको किस तरीके से आप यूज कर रहे हैं। मान लीजिए वेस्ट लैंड पे आप सोलर प्लांट्स लगा दीजिए, वेस्ट लैंड पे आप कुछ और भी केमिकल फर्टिलाइजर यूज करके उसको कल्टीवेशन लैंड में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। कंट्रोल माइनिंग एक्टिविटीज, जितना माइनिंग कम होगा उतना डिफॉरेस्टेशन कम होगा, डस्ट पार्टिकल की वजह से लैंड डिग्रेड होना कम हो जाएगा। प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ द इंडस्ट्रियल वेस्ट, तो ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाने चाहिए हर इंडस्ट्रीज को जो बेसिकली पॉल्यूटेड वाटर को जो है वो डिस्पोज करते हैं, ताकि वो जो पानी है वो फिल्टर करने के बाद छोड़ा जाए, तो ना तो जिससे लैंड डिग्रेड हो ना वाटर पॉल्यूशन हो। दिस कुड बी सम ऑफ द रेमेडीज फॉर वाटर सॉल्यूशन। यहां पर हम लेयर्स की बात कर सकते हैं। तो जैसे आपको पता है कि अपर सॉइल लेयर है, तो इसके साथ में जो है रॉक्स एंड सैंडी सिल्ट क्ले वाली जो है, यहां पर बेसिकली आपको वाटर मिलेगा। सबस्ट्रम वेदर्ड पेरेंट्स रॉक मटेरियल है, और इसके साथ साथ अनवेदर्ड पेरेंट रॉक बेड रॉक्स है यहां पे, तो ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं इसके बाद में क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो अर्थ है अपना, जो अपना अर्थ है, इसके ऊपर जो लैंड है वो डेफिनेटली लैंड कौन सी होगी भैया, इसके ऊपर जो ये एरिया है जहां पर हम लोग चिपके हुए हैं, ये सभी एरिया जो है लैंड है, बोलो हाँ या ना। और इस लैंड पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपको कुछ भी करना है उसके लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज की जरूरत पड़ेगी, और वो है सॉइल। चाहे आप कल्टीवेशन करें, फॉरेस्टेशन करें, कुछ भी करेंगे उसके लिए सॉइल की नीड पड़ने वाली है। तो यहां पर सॉइल की बात करते हैं, तो सॉइल जो है एक नेचुरल रिसोर्स है, बोलो हाँ या ना। और हर तरीके के अलग अलग लैंड फॉर्म्स में यहाँ पर पाए जाते हैं, क्लाइमेटिक रिलेम्स है यहाँ पे, और इसके साथ वेजिटेशन टाइप्स भी हैं जो सॉइल की वजह से ही होते हैं। दीज द कंट्रीब्यूटर इन द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ सॉइल, और इसकी वजह से प्यारे बच्चों वेरियस लैंड रिलीफ्स की वजह से कुछ अलग अलग तरीके की सॉइल्स जो है इंडिया में यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगी। सबसे पहला है बेसिकली अलूवियल सॉइल की मैं बात करता हूँ। दिस इज मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इंपॉर्टेंट सॉइल। तो प्यारे बच्चों लगभग 43% एरिया में ये जो है सॉइल पाई जाती है इंडिया के 100% लैंड में से। एंटायर नदर्न प्लेन्स की अगर मैं बात करता हूं तो पूरे का पूरा, जिसमें बेसिकली आपका पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, अपना यूपी हो गया, बिहार हो गया, इसके साथ वेस्ट बंगाल, ये जो एरिया है यहाँ पर जो है वो अलूवियल सॉइल ही पाई जाती है। इसी को नदर्न सॉइल्स कहा गया है, नदर्न प्लेन्स में बनी हुई सॉइल। डिपोजिशन, अच्छा ये कहां से आती है, जो हिमालय के रीजन है, जब वहां से नदी आएगी माउंटेन रीजन से, तो देखो माउंटेन के ऊपर अगर पानी जा रहा है तो डेफिनेटली पानी की वजह से जो है फ्रिक्शन होगा, और फ्रिक्शन की वजह से माउंटेन जो रॉक्स के बने हुए हैं स्मॉल पार्टिकल्स जो है वो रिलीज करेगा, बोलो बात क्लियर है। और वही जो है प्यारे बच्चों सेडिमेंट्स बन जाएगा किसका, रिवर का, और वही प्लेन्स पर आकर मिलेगा आपको। तो बेसिकली 3 रिवर ऐसी हैं जिन्होंने इस प्लेन्स को बनाया है, जो रीजन में आपको बता रहा हूं। इसमें एक है आपकी इंडस, दूसरी है गंगा, और तीसरी है आपकी ब्रह्मपुत्र। तो ईस्ट में ब्रह्मपुत्र, सेंट्रल वाला जोन जो है यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, यहाँ पर कौन है बेसिकली गंगा, और इधर पंजाब हरियाणा वाले रीजन में एक तो यमुना है, और बेसिकली अपार्ट इस देखें तो इंडस मिलेगी आपको। इसके साथ साथ प्यारे बच्चों ये सबसे फर्टाइल सॉइल होती है, और अलूवियल सॉइल जो है इसके अंदर बेसिकली आपको सैंड मिलेगी, सिल्ट मिलेगी और क्ले मिलेगी, बोलो बात क्लियर है। सैंड सिल्ट और क्ले का कॉम्बिनेशन है। अब बेसिकली अलूवियल सॉइल को 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है, पहला है खादर और दूसरा है बांगर, समझो। तो ये जो प्लेन्स बने हुए हैं बेसिकली रिवर्स ने बनाए हैं, रिवर्स के सेडिमेंट्स की वजह से बने हैं ये। अब यहाँ पर जहाँ से रिवर बहती है देखो, और यहाँ पर मॉनसून के समय पर बेसिकली
जब बाढ़ आएगी, फ्लड आएगी, तो ये थोड़ा सा इसका लैंड एरिया भी बढ़ जाएगा रिवर का। तो वो क्षेत्र जहां पर पानी आ जाता है फ्लड का, उसको हम खादर कहते हैं, और जहां पर पानी नहीं आ पाता, हाई रिलीफ जो है, उनको हम बांगर कहते हैं। कहां पर? नदन प्लेन्स की बात कर रहे हैं। तो यहां पर देखो हर बार एक न्यू अलूवियल सॉइल आएगा, क्योंकि जब भी रिवर आएगी तो उसके साथ जो सिल्ट और क्ले आएगी वो धीरे धीरे उस जमीन पर बैठ जाएगी जहां पर जो है वो फ्लड का पानी है। बोलो बात क्लियर है? और जब वो फ्लड उतरेगा तो वो मिट्टी वहीं रह जाएगी, इसलिए न्यू अलूवियल सॉइल हो गई। यहां पर कंकड़ वगैरह बहुत आपको कम मिलेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ फाइन पार्टिकल्स, क्ले वगैरह बहुत यहाँ पर एब्सोल्युटली बहुत अच्छे तरीके से पाई जाती है, जिसकी वजह से एरिया सबसे फर्टाइल होता है, इसीलिए कहा गया है मोर फर्टाइल एंड मोस्ट फर्टाइल भी आपको लिख सकते हैं। अब आ जाओ बांगर के केस की बात करते हैं। तो यहाँ पर तो भैया सॉइल हर बार नहीं आ रही है, ये तो बहुत पहले, लाखों साल पहले गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र वगैरह और इंडस ने बनाए हैं रीजन। तो ये हो गई ओल्ड अलूवियल सॉइल, बनाई तो रिवर नहीं है, बड़े बहुत पहले बनाई है, इस वजह से ओल्ड अलूवियल हो गया। यहाँ पर कंकड़ नोड्यूल्स आपको सबसे ज्यादा मिलेंगे बांगर के रीजन्स में। जब भी आप देखते होंगे तो वहां पर कैल्शियम से बने हुए बेसिकली रहते हैं वो नोड्यूल्स जो हैं वो कंकड़ के, तो यहाँ सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। और यहाँ पर कम लेस कह सकते हैं फाइन पार्टिकल्स मिलते हैं, क्योंकि कंकड़ वगैरह ज्यादा मिलते हैं यहाँ पर। और बेसिकली अगर खादर के कंपैरिजन में देखेंगे तो बांगर थोड़ा सा कम फर्टाइल है। बोलो बात क्लियर है? यहाँ पर आप देखिए ग्रेन्स, बेसिकली वीट है, राइस है, पोटैटो है, ग्रेन्स है, ये सभी यहाँ पर जो है बेसिकली प्रोड्यूस किया जाता है। अब आ जाओ सेकंड वाला है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल जो है वो ब्लैक इसलिए है क्योंकि बेसिकली उसके अंदर एक चीज सबसे ज्यादा पाई जाती है, और ये कहते हैं ये बनी है लावा की वजह से। लावा भी हल्का काला काला होता है, तो लावा रॉक से ही बने हुए हैं ब्लैक सॉइल, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है। देखो लिखा हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट इसमें मिलेगा, मैग्नीशियम मिलेगा ब्लैक कलर का, बेसिकली तो ब्लैक हो गई, और पोटाश और लाइम यहाँ पर, चूना, ये सब यहाँ पर मिलेगा बेसिकली। इसका एक और नाम है ब्लैक का रेगोर सॉइल, क्योंकि इस मिट्टी में सबसे ज्यादा कॉटन किया जाता है, इसलिए इसको ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। सबसे ज्यादा ये कहां पर होगी? क्योंकि प्लेट्यूज जो हैं वो बेसिकली लावा के फ्लो से तैयार होते हैं, और इसको लावा सॉइल भी कहते हैं, तो बेसिकली ये प्लेट्यूज वाले रीजन पे मिलेगी। तो ये डक्कन ट्रैप पे प्यारे बच्चों बेसाल्ट रॉक्स से बनी हुई सॉइल है, जो कि बेसिकली नॉर्थवर्ड्स डेक्कन प्लेट्यू पे आपको देखने के लिए मिलेगी। इसके साथ साथ ये महाराष्ट्र, गुजरात का सदर्न हिस्सा जो है उसको हम सौराष्ट्र कहते हैं, इसके साथ साथ एमपी के मालवा प्लेट्यू, इसके साथ साथ मध्य प्रदेश के कुछ रीजन और छत्तीसगढ़ में बेसिकली ये पाई जाएगी। यहां पर क्लेली मटेरियल है, स्टिकी मटेरियल है, क्योंकि यहां पर आपने देखा होगा पिघली हुई प्लास्टिक जैसा हो जाता है, अगर इसमें पानी कम डालो ना तो ये पिघली हुई प्लास्टिक की तरह हो जाएगा, इसीलिए कहते हैं स्टिकी या क्लेली मटेरियल से बनी हुई है। और कम पानी में तो भैया खेती नहीं कर सकते। सबसे मजे की बात क्या है, क्योंकि एकदम प्लास्टिक की तरह ना एकदम कह सकते हैं एकदम स्टिकी हो जाती है, तो बंदा जाके यहाँ खेती नहीं कर सकता, तो पानी चाहिए होता है यहाँ पे, है ना। इसके साथ ये मॉइस्चर को होल्ड करने में इसकी कैपेसिटी बहुत अच्छी है, और इसको पर्टिकुलर एक शब्द से हम यहाँ पर डिनोट करते हैं, इसको कहते हैं ह्यूमस। ह्यूमस सबसे ज्यादा पाया, मतलब ह्यूमस एक अच्छी मात्रा में पाया जाता है इसके अंदर, ब्लैक सॉइल के अंदर, ठीक है। इसमें फास्फोरिक कंटेंट जो है प्यारे बच्चों वो सबसे कम पाया जाता है। इसके साथ साथ जब ये मिट्टी सूख जाती है तो आपने देखा होगा डीपर क्रैक्स बन जाते हैं। कहां पर? लैंड से होती है एग्रीकल्चर लैंड, उसमें दरारें पड़ जाती हैं, तो एकदम मिट्टी सूख जाती है। तो ऐसे ही इसमें होता है, बट इसमें और भी गहरी और बड़ी दरारें पड़ जाती हैं, और ऊपर की लेयर ऑटोमेटिकली ना टर्न आउट हो जाती है। इसकी वजह से इसमें कम कह सकते हैं प्लोइंग की जरूरत पड़ती है, जुताई बड़ी कम होती है यहाँ पर। तो इसमें लिखा हुआ है हॉट वेदर इट जनरेट्स द डीपर क्रैक्स, और इसके साथ साथ यहां पर इसमें प्रॉपर जो है एरिएशन हो जाता है इसमें सॉइल का, मतलब ऑटोमेटिकली सॉइल जो है वो एक दूसरे के साथ मिल जाती है, ये कहा गया है। सो लेट्स टॉक अबाउट द रेड सॉइल, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। देखिए रेड सॉइल जो है वो क्रिस्टलाइन इंडिजियस रॉक से बनती है बेसिकली, पहली बात तो ये है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये ऐसे प्लेट्यूज वाले रीजन में डेवलप होती है जहां पर लो रेनफॉल होता है। बात क्लियर है? कंसीडर करिएगा, जैसे हम लोग ईस्टर्न और साउथ सदर्न पार्ट्स की बात करते हैं डेक्कन प्लेट्यू पे, ये वहां पर मिलेगी। इसके साथ साथ कहां पर मिलेगी आपको? ओडिशा, छत्तीसगढ़, सदर्न वेस्ट पार्ट ऑफ मिडिल गंगा प्लेन्स अलोंग विद द पिडमॉन्ट्स जोन ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, ठीक है, जहां पर कम बारिश होती है। इसके साथ साथ रेडिश कलर इसका जो हुआ है वो हुआ है डिफ्यूजन ऑफ आयरन की वजह से, क्योंकि अगर हम बात करते हैं कि जब इसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है तो आयरन हमेशा जो है वो पानी और हवा के संपर्क में आते ही वो जो है वो रेड कलर का होने लगता है। आपने देखा होगा रस लग जाती है, जंग लग जाती है उस पर, ठीक है। तो इस वजह से इसका कलर रेड हो गया है। आगे देखेंगे बेसिकली ये ओडिशा, इसके साथ साथ बात करेंगे सॉइल इज रिजल्ट टू इंटेंस लीचिंग ड्यू टू द हैवी रेन। अब अगर बात करते हैं इसके अंदर
लेटराइट सॉइल की। तो देखो लेटराइट सॉइल कहाँ पर बनती है, तो लेटराइट सॉइल जो है प्यारे बच्चों ऐसे एरिया में मिलेगी जहां पर हैवी रेन होगा और जहां पर होगा हाई टेम्परेचर। तो हैवी रेन और हाई टेम्परेचर मिला के ह्यूमिड एनवायरनमेंट बनाएगा, बोलो बात क्लियर है। तो बेसिकली यहां पर ये जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम कहते हैं लिंचिंग प्रोसेस, जो कि हैवी रेन की वजह से होता है, जिसकी वजह से सॉइल डेवलप होती है। तो क्या है, मान लो लिंचिंग प्रोसेस क्या है कि जो एक पतली सी लेयर जो कह सकते हैं सिलिका और लाइमस्टोन के जो बेसिकली रॉक्स हैं उनके ऊपर ये होती है, ये पानी के साथ बह जाती है और धीरे धीरे सिलिका और लाइमस्टोन टूटकर फिर दोबारा से जो है रॉक्स बनाते हैं सॉइल, यही लेटराइट सॉइल है। देखिए अप्रोक्सीमेट टेक्नोलॉजी एंड इरिगेशन कैन हेल्प टू मेक दिस फर्टाइल। इसका मतलब क्या है, अगर नेचुरली हम देखें, अगर हम नेचुरली देखें तो नेचुरली ये जो है वो ज्यादा फर्टाइल, मोर फर्टाइल नहीं होती है। बात क्लियर है, ये मोर फर्टाइल नहीं है। तो जब इसमें आप केमिकल पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का यूज करेंगे तब इसको टेक्नोलॉजी और इरिगेशन की मदद से थोड़ा सा फर्टाइल बनाया जा सकता है। अच्छा, ये बेसिकली मिलेगी कहाँ, तो ये मिलेगी ऐसे रीजन में जिसको हम कहते हैं वेस्टर्न घाट्स। मैं थोड़ा सा वेस्टर्न घाट्स भी आपको क्लियर कर दूं। ये सदर्न पार्ट्स का मैप है, यहाँ पर वेस्टर्न घाट हिल्स पाई जाती हैं और ये जो रीजन इधर वेस्टर्न घाट हिल्स के बराबर में जो आप देख रहे हैं, ये जो रीजन आप यहाँ पर देखेंगे, ये वाला रीजन यहाँ पर जो है बेसिकली आपको ये देखने के लिए मिलेगी। बोलो बात क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा हैवी रेनफॉल होता है। इसके साथ साथ उड़ीसा में क्योंकि साइक्लोनिक रेनफॉल होता है तो वहां पर भी आ जाती है। वेस्ट बंगाल में भी बारिश अच्छी खासी होती है, इस वजह से वहां पर भी ये मिलेगी और नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी आपको देखने के लिए मिल सकती है। सॉइल इज वेरी यूजफुल टू ग्रोइंग ट्री एंड कॉफी। तो यहाँ पर टी और कॉफी जो है बेसिकली होता है। अच्छा, कैश्यूनट भी होता है यहाँ पे बेसिकली बताएंगे। तो सॉइल लेटराइट सॉइल जो है ये बेसिकली तमिलनाडु में भी आपको नीचे मिल जाएगी, थोड़ा सा आंध्रा वाले रीजन में मिल जाएगी, केरल में मिल जाएगी। और ये तमिलनाडु, आंध्रा और केरल के रीजन में जब ये मिलेगी तो ये किसकी क्रॉप के लिए बेहतर होती है, कैश्यूनट यहाँ पर ग्रो किया जा सकता है। बोलो बात क्लियर है। तो जहां पर हैवी रेन और हाई टेम्परेचर होगा वहां पर जो है बेसिकली लेटराइट सॉइल पाई जाएगी। आगे देखते हैं इसके बाद में एरिड सॉइल। एरिड का मतलब होता है प्यारे बच्चों ड्राई रीजन, जहां पर ऑब्वियसली पानी की कमी है। रेड सॉइल से भी ज्यादा पानी की कमी इस रीजन में मिलेगी। जैसे आपने सुना होगा थार वाला डेजर्ट, गुजरात का कच्छ, ये वाले रीजन्स की बात कर रहा हूं। एरिड सॉइल रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन, मतलब इसका कलर रेड से ब्राउन तक होता है बेसिकली। दे आर जनरली सैंडी इन टेक्सचर, बेसिकली सैंड्स के रूप में आपको ये देखने के लिए मिलेगी। और सलाइन इन नेचर, इसका मतलब इसमें आपको सोडियम ज्यादा मिलने वाला है। बोलो बात क्लियर है, तभी इसका नेचर सलाइन हो जाएगा। राजस्थान से लेके गुजरात तक बेसिकली ये अरावली के पैरेलल आपको जो है वो नॉर्थ वेस्ट की साइड में देखने के लिए मिलेगी। लैक ऑफ ह्यूमस, क्योंकि इसमें पानी तो ज्यादा होल्ड कर ही नहीं सकती क्योंकि सैंड है, ऑब्वियसली बात है। और मॉइस्चर यहाँ पर आपको बहुत कम मिलेगा, ह्यूमस मॉइस्चर ऑब्वियसली कम मिलेगा। कंकड़ यहाँ पर प्यारे बच्चों जो है आपको लोअर हॉरिजन्स में देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर हाई कैल्शियम कार्बोनेट्स बेसिकली मिलेंगे सॉइल के अंदर। ये है अपनी एरिड सॉइल। यहाँ पर आपको जैसे मस्टर्ड सीड्स हो गया, बाजरा हो गए, मोटे अनाज जो है यहाँ पर बेसिकली ग्रो किए जाते हैं एरिड सॉइल के अंदर। आगे देखेंगे इसके बाद फॉरेस्ट सॉइल। द लास्ट सॉइल इज These soils are found in a hilly region, बेसिकली फॉरेस्ट है तो माउंटेन रीजन, इसको माउंटेन सॉइल या फॉरेस्ट सॉइल भी कहते हैं। तो ये बेसिकली हिली और माउंटेन रीजन्स में मिलेगी। ये लोमी है, लोमी का मतलब समझ रहे हैं ना, और दूसरा सिल्टी है, ठीक है। वैलीज की साइड्स पे, मतलब कह सकता हूं पहाड़ों की ढलानों पर और वैलीज घाटियों की साइड में ये बेसिकली मिलेगी। कोर्सेस ग्रेन इन द अपर स्लोप्स, ठीक है। इसके साथ साथ सॉइल एक्सपीरियंस डेनुडेशन एंड आर एसिडिक विद लो ह्यूमस कंटेंट। तो यहाँ पर एसिडिक इसका नेचर है, लो ह्यूमस कंटेंट यहाँ पर इसको बेसिकली यहाँ पर आपको कम ह्यूमस इसमें देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर आप देखिए जैसे आपका एप्पल हो गया है ना, जितने भी ड्राई फ्रूट्स यूजुअली यहाँ पर आपको देखने के लिए में सैफरॉन यहाँ पर होता है, तो फॉरेस्ट सॉइल का बेसिकली ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब देखते हैं जो सॉइल इरोजन, लगातार सॉइल जो है वो कौन कौन से ऐसे रीजन है जिसकी वजह से सॉइल इरोजन होता है। इरोजन का मतलब क्या है, मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह चली जाए, ये कौन कौन से रीजन है जिसकी वजह से होता है। तो डेनुडेशन ऑफ द सॉइल कवर, denudation of the soil covers and the subsequent washing down is described as the soil erosion। तो मान लो सॉइल का जो कवर है ऊपर वो वहां से कहीं और चला जाए, पहली चीज। दूसरी चीज सब्सिक्वेंट वॉशिंग, अगर मान लो आपने ओवर इरिगेशन कर दिया है तो ऊपर का जो फर्टाइल लैंड है वो पानी के साथ बह जाएगा, तो भी सॉइल इरोजन होगा। बोलो बात क्लियर है। द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन एंड इरोजन, इसका मतलब क्या है, जो प्रोसेस है सॉइल के बनने का
और सॉइल के लगातार बहने का, ये दोनों साइमल्टेनियसली चलते हैं। बट अगर इसमें सॉइल इरोजन ज्यादा हो रहा है, फॉर्मेशन क्योंकि एक लंबे समय में होता है, जब दोनों के बीच में अनबैलेंसिंग हो जाएगी तब दिक्कत यहां पर आएगी। बोलो बात क्लियर है। और सॉइल इरोजन आल्सो कॉल्ड अ लैंड डिग्रेडेशन। बोलो बात समझ में आ रही है। तो सॉइल फॉर्मेशन और इरोजन ये गो साइमल्टेनियसली एंड जनरली देयर इज अ बैलेंस बिटवीन द टू। तो सॉइल बनती है और सॉइल इरोजन होता है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन चलता है। बट दिक्कत कब आएगी, मैंने बताया अनबैलेंसिंग, फॉर्मेशन और इरोजन में जब अनबैलेंसिंग हो जाएगी तब दिक्कत होगी हमारे लिए। दिस बैलेंस इज डिस्टर्ब। यहां पर देख लीजिए, जब ये डिस्टर्ब हो गया, बनने का प्रोसेस स्लो है और इरोजन का प्रोसेस क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ज्यादा हो जाएगा, तो फिर दिक्कत होगी। ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक डिफॉरेस्टेशन, क्योंकि जो ट्रीज होते हैं उनकी जो रूट्स होती हैं वो हमेशा मिट्टी को पकड़ के रखती हैं, और जब आप ट्रीज ही काट देंगे तो फिर ना तो जड़ रहेगी, कहेंगे ना बजेगा बांस, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। ठीक है, तो बेसिकली इसके साथ ओवर ग्रेजिंग हमने पढ़ा है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग, ये सब कुछ रीजंस हैं, ये हमने लैंड डिग्रेडेशन के कॉजेस में भी पढ़े थे। नेचुरल फोर्सेज लाइक विंड्स, देखो विंड्स जब तेजी से आएंगी, जमीन का जो ऊपर का लेयर है उससे टकराएंगी, तो उसके कह सकते हैं उसको भी अपने साथ कैरी करके ले जाती हैं। ग्लेशियर्स हो गए, वाटर लीड्स टू सॉइल इरोजन, और ये सभी रीजन है। जैसे क्या हो गया आपका, विंड्स हो गया, ग्लेशियर्स हो गया, वाटर लीड्स टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड इरोजन। आगे देखें गुली इरोजन क्या होता है। मान लो अगर तेजी के साथ में पानी बह रहा है और ये लगातार जमीन को नीचे नीचे नीचे, मतलब ज्यादा लगातार सॉइल को डीपली यहां पर जो है वो क्रैक्स बनाता हुआ चला जा रहा है, तो ये गुली इरोजन होगा। पढ़ लेते हैं। द रनिंग वाटर कट्स थ्रू क्लेली सॉइल एंड मेक डीप चैनल्स एज गुलीज। तो जब पानी तेजी से बह रहा है और लगातार उस मिट्टी को काटकर वो और गहरी करता हुआ जा रहा है, तो उसी को हम गुली इरोजन कहेंगे। सेकंड, द लैंड becomes unfit for cultivation and is known as the badlands। तो जब ये गुली इरोजन हो जाएगा तो यहाँ पर किसी भी तरीके का कल्टीवेशन नहीं किया जा सकता, तो फिर इसको हम बैडलैंड्स के अंदर कंसीडर कर देंगे। तीसरा, चंबल बेसिन सच एज लैंड्स एज राविन। तो चंबल की घाटियां सुनी है हमने बेसिकली, तो चंबल की घाटी में भी ऐसा ही होता है, इसलिए वहां पर कुछ नहीं होता, उसको राविनेस कहा जाता है। बोलो बात क्लियर है। ठीक है, आगे अगर हम लोग बात करते हैं इसके बाद, अब है दूसरा शीट इरोजन। देख रहे हैं यहां पर इस इमेज में पूरे का पूरा लैंड एक साथ जो है, मान लो ऊपर से प्लेनिटी ऑफ वाटर कहीं से फ्लो होकर आया और इस वाटर की वजह से ये ऊपर की जो लेयर है उसने डीपर क्रैक्स यहां पर बना दिए, तो एक साथ एक बड़ी जमीन जब पानी की वजह से वॉश आउट हो जाती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं शीट इरोजन। समझ लेते हैं। वाटर फ्लोज एज शीट ओवर अ लार्ज एरिया डाउन ऑन अ स्लोप। कह सकते हैं हाई लैंड से लो लैंड की तरफ मान लीजिए जब वाटर फ्लो कर रहा है तो एक साथ बहुत सारी मिट्टी को ये बहा कर ले जाएगा, इसी को प्यारे बच्चों डाउन स्लोप्स पर क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं शीट इरोजन। टॉप सॉइल इज वॉश्ड अवे, क्योंकि ऊपर की लैंड ही सबसे ज्यादा फर्टाइल होती है, तो ऊपर की सॉइल ही जब इरोजन होके चली गई, तो जब वॉश आउट हो गई, तो ऑब्वियसली इसी को क्या कहेंगे, शीट इरोजन कहेंगे। दिस इज नोन एज शीट इरोजन। आगे देखेंगे इसके बाद काउंटर प्लगिंग। अब ये क्या है, ये आप देख रहे होंगे, टेरेस फार्मिंग का भी एक एग्जांपल है। हिली रीजन्स में बेसिकली इसी तरीके की जो है फार्मिंग की जाती है। टी हो गया आपका, है ना, बेसिकली टी के आपको गार्डन्स देखे होंगे, यही आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो प्लगिंग अलोंग द काउंटर लाइंस कैन डिक्लेरेट द फ्लो ऑफ वाटर डाउन टू द स्लोप। अब देखो, अगर यहाँ पर ये मान लो स्लोप है, अगर इससे पानी बहेगा तो पूरा पानी नीचे की तरफ चला जाएगा, पूरा पानी कहां चले जाएगा, नीचे की तरफ। अब हम क्या करते हैं, यहां पर लेडर्स बना देते हैं इस तरीके से। बात समझ में आ रही है, ये लेडर्स बना दिए। अब क्या होगा, ऊपर का पानी इसमें जमा हो जाएगा, फिर नीचे जमा होगा, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे, और इस तरीके से लैंड का भी यूज हो पाएगा और वाटर का भी यूज हो पाएगा। इसी को कहते हैं काउंटर प्लगिंग। बोलो बात क्लियर है। आगे देखेंगे इसके बाद स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या होती है। स्ट्रिप क्रॉपिंग का मतलब क्या है, मान लीजिए कि स्ट्रिप में आपने प्लांटेशन कर दिया, फिर उसके बीच में जगह खाली छोड़ दी, फिर आपने प्लांटेशन कर दिया, फिर जगह खाली छोड़ दी। इस तरीके से इस फार्मिंग के पैटर्न को, क्रॉपिंग के पैटर्न को क्या कहते हैं, स्ट्रिप क्रॉपिंग कहते हैं। बोलो बात क्लियर है। इसके साथ साथ शेल्टर बेल्ट्स। शेल्टर बेल्ट्स क्या है, मान लीजिए आपने यहां पर पेड़ लगा दिए और इसके बीच में ये जो एरिया है, यहां पर आपने कोई भी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज कर ली, तो समझो जिस समय पर विंड्स आएंगी इससे टकराएंगी तो सही, पर मिट्टी को अपने साथ उठाकर ले नहीं जा सकती हैं। तो प्यारे बच्चों, इसी को क्या कहते हैं, शेल्टर बेल्ट्स। लिखा हुआ है प्लांटिंग लाइंस ऑफ ट्रीज टू क्रिएट शेल्टर्स, दिस हेल्प इन स्टेबलाइजिंग ड्यून्स। बात क्लियर है। अगर मान लीजिए ड्यून्स है, ड्यून्स का मतलब क्या है, पहाड़ नुमा अगर कोई चीज है, तो अगर वहां पर आप इस तरीके से मान लीजिए शेल्टर बेल्ट्स का यूज करते हैं, तो वहां पर यहां पर सॉइल इरोजन नहीं होगा, क्योंकि ड्यून्स को कौन पकड़ लेगा, रूट्स ऑफ ट्रीज। बात क्लियर है। ठीक है,
इसके साथ समाप्ति होती है चैप्टर की, और यहां पर हम लोगों ने 10th क्लास का पहला चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट की प्यारे बच्चों धज्जियां उड़ा डाली हैं। अगली क्लास में फिर दोबारा मिलूंगा सेकंड चैप्टर के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, थैंक यू सो मच। लगे रहिए इसी तरीके से धमाकेदार।